ओके, फर्स्ट टाइम। अरे, वन पंच मैन सीजन 3 के हिसाब से चोटी दिख रही है मेरी। ओके, रोल कैमरा एक्शन। यहाँ पर मैंने पहली बार अपना ड्रॉइड कैम सेट किया है। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। और पहली बार ये सब कुछ हो रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है अभी सारा सेटअप हो जाने के बाद आपको बहुत अच्छा फील आएगा। मेरे मोबाइल के कैमरा में ये जो लुक है मेरा बहुत ज़्यादा क्लीन आ रहा है। और क्लीन से मेरा मतलब इफ़ेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फेस पे कोई ब्यूटी इफ़ेक्ट की नहीं। ये जो आपको हल्के फुल्के डॉट्स और ये सब दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्लीन इफेक्ट आ रहा है। मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे करते हैं। हालांकि बिल्कुल 4K वाले क्वालिटी रखा है मैंने सब तरफ सेटिंग में। फिर भी खैर जो भी है, क्योंकि वैसे भी हमें तो सीखना होता है प्रेजेंटेशन वाइज। तो ये प्रेजेंटेशन चालू है और या प्रेजेंटेशन के थ्रू ही हम सीखेंगे। इस पट्टे को भी चोटी है, हम भी चोटी बना रहे हैं। चोटी वैसे आएगी नहीं अभी। तो गाइस शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ये आपने थंबनेल देखा होगा, और थंबनेल जब आपने देखा तब आपको लगा होगा कि भाई ऐसा क्या ही बातचीत होने वाली है। भाई देखो, मैं विजुअल्स नहीं देता इस मेरे किसी भी चैनल में। मेरे 2 चैनल है, एक और चैनल है उसमें मैं थिंकिंग साइकोलॉजी इस पे ही बात करता हूँ, और इवन प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिज़ाइन, इन सब पे बात करता हूँ। इस चैनल पे स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड बातचीत होती है। ठीक है, तो गाइस वीडियो में जुड़े रहे, एंड तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं ज़्यादा विजुअल्स, ज़्यादा डिज़ाइन ये सब यहाँ पे शो नहीं करता। ये बिल्कुल रॉ फॉर्मेट होता है वीडियो का मेरे। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जस्ट फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं ज़्यादातर चीज़ें आपके सामने रख देना चाह रहा हूँ। आप जो भी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड वीडियोस देखते आए हैं, अक्सर देखते हैं ज़्यादातर, तो उसमें होता ये है कि आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं दी जाती। आपको क्या किया जाता है कि 1-2 टिप दिए जाते हैं, और वो 1-2 टिप पे ही पूरा वीडियो बन जाता है। 1 घंटे का पूरा वीडियो सिर्फ 2 टिप्स पे काम कर रहा है, बाकी सारी बेसिक फ्लफ फालतू बातें हो रही है उस इसमें। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, नीचे यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, तो मैं वो देखूंगा और ओवरऑल आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ताकि धीरे धीरे हम फाउंडेशन बिल्ड करें, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखें, है ना। ज़्यादा डीप में जाएंगे, अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में बस एक तरह से आप समझ लो कि इंट्रो है, एक आउटलाइन है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर डीप में जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरे यहाँ पे नोट्स है, ये स्क्रीन है। मैं अब इस स्क्रीन में अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखे। ठीक है, ये मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया। अब इसके थ्रू आपको प्रेजेंटेशन ईजिली दिखेगी। ये है हमारी प्रेजेंटेशन, उम्मीद है कि आपको दिख रही है। यस, दिख रही है। ओके, सो कम्युनिकेशन मसल इस टॉपिक का नाम। लेकिन आपने अगर थंबनेल देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या ही ज्ञान मिलने वाला है। सच में बहुत काफ़ी ज्ञान मिलने वाला है, और काफ़ी है। मतलब इतना ही तुमने अगर इम्प्लीमेंट कर दिया, जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, अगर तुमने इसे इम्प्लीमेंट कर दी, अगले 6 महीने अगर तुमने रिपीट किया वही चीज़ें जो मैंने तुम्हें टिप्स दिए यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, वो अगर तुमने एज इट इज़ अप्लाई कर दी, कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल, गारंटीड रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे किसी भी हाल में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा एक प्रोग्रेसिव स्टेटस की तरह देखना चाहिए। प्रोग्रेसिव स्टेटस मतलब क्या? हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी भी स्किल को जब हम सीखने जाते हैं, कोई ऐसी स्किल जो कि रिलेटेड है हमारे करियर से रिलेटेड, हालांकि कम्युनिकेशन स्किल भी है, पर स्पेसिफिक कोई स्किल होती है। जैसे हम डॉक्टरी से रिलेटेड कोई चीज़ें सीखते हैं, या फिर हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड सीखते हैं। मैं इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला बंदा हूँ। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं। आप डिज़ाइनर हो, यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइन सीखते हो, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखते हो। इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, ब्लेंडर है 3D डिज़ाइन के लिए। जब आप इन सॉफ्टवेयर्स को सीखते हो, आप क्या करते हो? आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, 1 बाय 1 आप चीज़ों को सीखते हो, अप्लाई करते हो और प्रोजेक्ट्स बनाते हो, राइट।
प्रैक्टिकली आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, अपने आप को थोड़े और चैलेंजिंग स्टफ देते हो, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट बनाते हो, नई नई चीज़ें आप ट्राई करते हो, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, धीरे 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 करके आपका बेस अच्छा स्ट्रांग होता जाता है। बेसिक जो है जिसमें आप पहले अटकते थे, उन बेसिक्स में अब आप और ज़्यादा पहले से निखरते हुए नजर आते हो, पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होते हो, राइट? ऐसे ही होता है। पर क्या कम्युनिकेशन स्किल में हम ये चीज़ करते हैं? यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखी है कि डेली माइक्रो सेट्स एंड केपीआईज, मतलब क्या गाइस? ये जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन स्किल का, इसको आप तब तक मास्टर नहीं कर सकते जब तक आप इसे एक्चुअल में इस वे में नहीं देख रहे कि इसे प्रोग्रेस कैसे करना है। समझो, आप हमेशा इसे एब्स्ट्रैक्ट रखते हो, अपने दिमाग में रखते हो कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं रोज़ रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं रोज़ प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूँगा, मैं क्या इंटरव्यू की मॉकअप्स टेस्ट करूँगा, ठीक है? तुम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ 2 मिनट का इंटरव्यू का इंट्रो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बट ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स है 1-to-1 और ग्रुप में कॉन्वर्जेशन करना, राइट? 1-to-1 मेरे दोनों हाथ है, ऐसा मत सोचना कि दोनों हाथ नहीं है, एक हाथ यहाँ पे है, ये मोबाइल के स्टैंड को पकड़े हुए, नहीं स्टैंड को नहीं पकड़ा हुआ है तो गाइस, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कम्युनिकेशन ग्रुप लेवल पे और सिंगुलर लेवल पे आता हो, राइट? मुझे आपसे बात करना आता है, कैमरे के सामने बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, कैमरे के सामने बोलना आता है, और साथ में मुझे ग्रुप में भी बोलना आता है, ग्रुप में भी बात करनी आती है। यही है कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? रॉन्ग। देर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, देर आर सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। भाई मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, पिछला एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटर्स, डिफरेंट टाइप्स की, उनके भी वेराइटी ऑफ टाइप्स है। कुछ स्टोरी टेलर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं, कुछ टीचर्स टाइप के होते हैं जो वॉक थ्रू आपको ये सब समझाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच में बहुत अच्छे आर्टिकुलेटर होते हैं, और कुछ कुछ बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, कुछ फ्लर्टिंग वाले जो आपके डेटिंग कोचेस होते हैं जो आपको डेटिंग स्किल्स और ये सब सिखाते हैं। इवन गर्ल्स भी आती है इसमें जो आपको डेटिंग कोच ये सब सिखाती है। तो ये सब अलग अलग तरह के कम्युनिकेटर्स है, और ये सब चीज़ें ये फंडामेंटल स्किल्स अप्लाई करते हैं। लेकिन इन लोगों ने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया? इन्होंने किया प्रोग्रेसिवली, इस स्किल में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए। जब आपके सामने कोई बार सेट होगा तभी तो आप उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करोगे ना, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, उसको अच्छे से सीखोगे। एक गेम आप तब तक जीत नहीं सकते जब उस गेम में चेक पॉइंट्स ही नहीं है। खेलते रहो भाई, टेम्पल रन में बंदा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, पॉइंट्स आ रहे हैं, आप बस पॉइंट के बेस पे देख रहे हो कि अच्छा ठीक है, भाई पिछली बार मेरे 5,000 पॉइंट बने थे, अब मुझे 6,000 पॉइंट बनाने हैं, राइट? इतना ही बस होता है आपका। लेकिन आपको भी पता है कि भाई वो लूप में दुनिया घूम रही है। लेकिन एक अच्छा गेम, एक बढ़िया गेम, वो कौन सा गेम है जिसमें आप हमेशा टिके रहते हो? एक ऐसा गेम जिसमें स्टोरी है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका लेवल बढ़ रहा है, आप पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हो, राइट? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड न बन के रह जाए। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में रह रहा है और आप कुछ भी प्लान कर रहे हो। कभी भैया, कभी टंग ट्विस्टर कर लिए, फिर कभी वो क्या, वो एक मेथड होती है ना अपना, ये पेन ऐसे ऐसे रख के फिर बोल रहे हैं, आर्टिकुलेशन की वो मेथड होती है, पेन मेथड। तो अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने एक प्रोग्रेशन बार सेट नहीं किया। आपको पता ही नहीं है कि आप इंप्रूव कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। क्यों? क्योंकि आपने 2 लोगों से ढंग से बात कर ली, आपको फील अच्छा आ गया। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, आपने दोस्तों के साथ में बात कर ली, आपको फील अच्छा आ गया, यार मेरे को मस्त फीलिंग आई है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़बरदस्त हो गया ना। ये कोई स्केल नहीं हुआ। अगले दिन जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिले, या आपने शादी, आपके रिलेटिव की शादी में गए, जाकर के आपने किन्हीं नए स्ट्रेंजर रिलेटिव से मिले, उनके सामने आप कुछ नहीं बोल पा रहे सिवाय नमस्ते के। नमस्ते, हेलो, हाय, बस कैसे है, क्या काम करते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि तुम क्या काम करते हो बेटा, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ खास चीज़ें है ही नहीं, बस यही एक एब्स्ट्रैक्ट सा कोई भी आंसर दे दिया, हाँ मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इस शहर में हूँ, बस समझ रहे हो? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं वैल्यू देने के लिए, बल्कि है तुम्हारे पास वैल्यू देने के लिए, लेकिन तुमने अपने आप को कभी उस हिसाब से बनाया ही नहीं, तुमने स्ट्रक्चर ही नहीं किया स्किल को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पहला पॉइंट था कि कम्युनिकेशन स्किल को एक प्रोग्रेसिव बार की तरह देखो, इसे प्रोग्रेशन में डालो।
और अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन आपको इसे लेवल बाय लेवल देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि आपको माइक्रो सेट कॉन्सेप्ट, मेजरेबल केपीआईज, ये तो पिक्सल आर्ट, प्रोग्रेस बार, आप कोई भी प्रोग्रेस बार बनाओ, ये मेरा वाला है, ठीक है, मैंने अपना एक प्रोग्रेशन बार बनाया है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसा है वो, कैसा दिखता है, लेकिन अभी सिर्फ देखने के लिए कि भाई आप एक एक अपने हिसाब से, अपने स्टाइल का, आपको जिस भी तरह का स्टाइल पसंद हो, आप चैट जीपीटी के पास जाओ और उसके थ्रू आप बनवा लो एक प्रोग्रेशन बार कैसा भी बार, वो बार नहीं भी हो तो चलेगा, बस आपने लिख दिया कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपके हिसाब से। पर आपको ज़रूरी ये जानना कि आपके हिसाब से लेवल 1 कहाँ है, आप किस लेवल पे अभी एग्जिस्ट करते हो, फिर आपको लेवल 2 पे जाना है तो आप कैसा देखना चाहते हो अपने आप को, क्या कमियां है जो आपने सॉल्व कर दी है लेवल 2 पे। लेवल 3 पे आपने लेवल 2 की चीज़ें अच्छे से, बेस बिल्कुल उड़ा दिया, क्लियर कर दिया। अब जब आप लेवल 3 पे जा रहे हो तो लेवल 2 और लेवल 1 की प्रॉब्लम फिर से नहीं आनी चाहिए कि लेवल 2 में मान के चलो आपने सेट किया था कि मैं कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा, तो अगर लेवल 2 में कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल थी, तो क्या लेवल 3 में मैंने वो चीज़ को अच्छे से कॉन्कर किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेवल 4 में मैं गया और अभी भी मैं कैमरे के सामने एम आई लुकिंग गुड, हेलो, यस, हेलो गाइज, फिर से अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हेलो गाइज, फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 बार तुमने फिर से वही 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 टेक ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बेस लेवल का स्किल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब तुम कोई कोई स्किल सीखते हो, तुमने साइकिलिंग सीखी थी, तुमने कोई ड्राइविंग सीखी थी, तुम्हारा जो बेस लेवल का स्किल होता है, ब्रेक मारना, एक्सेलरेटर देना, ये चीज़ें, क्या तुम इसमें तुम झिझकते हो बार बार? नहीं नहीं नहीं, शुरुआत में तुमने गाड़ी तुमसे बंद चालू होती थी, अब तुमसे गियर भी समझते हैं, सब संभलते हैं, तुम मूवमेंट के हिसाब से गियर बंद चालू कम चालू सब कर लेते हो, ब्रेक लगा लेते हो, क्लच कम कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो तुम, राइट? यही होता है, बेस स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो लेवल के हिसाब से बेस स्किल लिखो, बेस स्किल लिखो अगेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वॉइस कंट्रोल मास्टरी। अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं ज़रा सीधे आगे बढ़ता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे मास्टरिंग वोकल टोनैलिटी, वॉल्यूम कंट्रोल, ओके, सब कुछ लिख के रखा हुआ है भाई, कितना कुछ है आपको बताने के लिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो 1 घंटे तक के तो जा सकता है। आई डोंट नो कि लोग 1 घंटे का वीडियो एक बिल्कुल नए चैनल में, जिसमें अभी व्यूअर्स आने शुरू भी नहीं हुए, पता नहीं लोग देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले, लेकिन मैं इसी बेस से बना रहा हूँ कि भाई लोगों को क्वालिटी वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे वो रॉ फॉर्म में भी क्यों ना हो। चलो, अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, एक बार देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके, या ठीक है। सो वॉइस कंट्रोल गाइस, इस 6 मंथ में आप क्या कर सकते हो? 6 महीने का आपको एक गोल सेट अगर करना है, प्लान करना है, तो ये चीज़ें हैं। मैं अभी आगे ऊपर की चीज़ें भी आपको ढंग से समझाने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। सारी बातें मैंने आपको एजीली बता ही दी है वैसे भी। तो वॉइस कंट्रोल मास्टरी, सबसे पहले आपकी वॉइस, आप जो आवाज़ दुनिया के सामने रख रहे हो उससे तय होता है कि आपकी पर्सनालिटी और वो किस तरह से वो जज करेगा सामने वाला इंसान। जो भी फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा है वो कोई ना कोई जजमेंट लेकर चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड पर्सन दिखोगे फर्स्ट डे में, हो सकता है उस दिन आप बस एनर्जेटिक थे, आपकी नॉर्मल टोन ये है कि आप ऐसे बोलते हो, आप नॉर्मली ऐसे बात करते हो, बिल्कुल कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, बस ऐसे ही बात करते हो। लेकिन उस दिन आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, आपने या तो पी रखी थी या तो आप बहुत ज़्यादा जोश में थे, आपके आसपास सारे दोस्त थे तो आप उनके साथ में कंफर्टेबल रहते हो। तो इसीलिए आप जब उन रिलेटिव की शादी में गए और जब आपने फर्स्ट इंप्रेशन दिया, सबको लगा यार ये कितना एनर्जेटिक बंदा है। और ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि कभी कभार लोगों ने आपको अलग तरह से गेस किया, फर्स्ट टाइम आपको अलग तरह से गेस किया, फिर जब वो सेकेंड टाइम मिले तो या तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई, या तो उन्हें पहले से बेहतर लगा, या तो उन्हें लगा कि यार ये बहुत बड़ा एरोगेंट पर्सन है, बिकॉज ऑफ योर वॉइस, आपकी वॉइस से वैसा फील आया, और या फिर आपकी वॉइस से डिफरेंट फील आया। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और वॉइस उस फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छे से, एक तरह का नीडल मूवर होती है कि आप फिर सेकंड वे में कैसे करोगे, सेकंड टाइम कैसे करोगे। अगर कॉन्फिडेंट थे आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं दिखे उतने, तो ये एक तरह से इनकंसिस्टेंसी दिखाएगा।
राइट। तो आप कभी इवन किसी पर्सन से, किसी आपके फेवरेट पर्सन से, आपके मेंटोर से भी अगर आप मिलने जा रहे हो, किसी बंदी से मिलने जा रहे हो, तो अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो उन्हें अजीब लगेगा। उन्हें लगेगा कि यार ये पहले टाइम जरूर कुछ बनावटी बन के आया था, कुछ कुछ तो इसने किया था, कुछ तो भी हैक थे, कुछ टूल्स थे जो इसने खुद पे अप्लाई करे थे और आ गया था ये मुझसे मिलने। अब इसमें वो बात नहीं है, अब वो नहीं कर पा रहा, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो वाला शख्स। राइट। तो ऐसा होता है। और ये इन्वायरमेंट के हिसाब से भी आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। ये हो सकता है कि घर में आप बिल्कुल बिल्ली बन के रहते हो, है ना, और घर के बाहर आप बिल्कुल शेर बन के रहते हो। तो कोई इंसान है जिसने फर्स्ट टाइम आपको देखा और फिर वो जैसे ही घर पे आकर के आपको मिल रहा है, तो आप अपने मम्मी पापा के सामने बिल्कुल ऐसे बैठे हो। हम्म। 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 तो ये ये भी एक तरह का वॉइस है भाई, वॉइस है। आपकी रिदम, आपकी टोनालिटी दिख रही है कि आप उतने डोमिनेंट नहीं हो, घर वालों के सामने दिखाना चाह रहे हो उस तरह से। आपकी वॉइस एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब इसको कैसे करना है? स्ट्रेंथनिंग वोकल इफेक्टिवनेस, पिच रेंज। गाइस, understanding your speaking pitch range is crucial. It allows you to convey emotions and engage listeners, making your speech more dynamic and interesting during conversation और presentation. अभी देखो, मैं जब बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये जो माइक है ना, आई डोंट नो कि ये माइक उतना अच्छे से मेरी वॉइस को 100% लेवल पे कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुझे जानबूझ करके आवाज़ ज़्यादा टाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे आसपास भी बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइसेस चल रही है। मैं चाहूँगा कि मेरा माइक मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करे, इसलिए मैं ज़्यादा वॉल्यूम से बोल रहा हूँ। ऐसे मैं नॉर्मली कॉन्वर्जेशन नहीं करता हूँ। मेरी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन इससे थोड़ी 20% नीचे होगी, ऐसे कि मैं ऐसे जैसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ेगा। ओके, सो योर नॉर्मल वॉइस रेंज और आपकी जो थोड़ी हाई एनर्जी वाली जो पिच है, उस रेंज को आपको समझना पड़ेगा। राइट डाउन करो, खुद से ही राइट डाउन करो कि यार अगर मैं अपने आप को अभी मार्क्स देना चाहूँ कि मैं जैसे भी अपने आप से बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी आवाज़ निकालता हूँ तो मैं 1 से लेकर 10 तक इसे किस रेंज में रखूँगा। वॉल्यूम की रेंज की बात कर रहा हूँ। आपका वॉल्यूम क्या है, क्या रेंज है आपका, ठीक है। आपको उस रेंज को पकड़ना है, समझना है कि भाई मैं कहाँ देना चाहूँगा इस लेवल पे कंट्रोल लाने के लिए। क्योंकि देखो, जब आप जोर से बोलते हो तो कभी कभार आपका ये भी एक इन्फ्लुएंस होता है आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में, कि अगर आप जोर से बोल रहे हो तो जल्दी बोलोगे, फटाफट बोलोगे। कभी आपका ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप जोर से बोल रहे हो तो आप थक रहे हो, तो इस वजह से आप धीमे बोल रहे हो, है ना। कभी कुछ लोग होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जो शायद जोर से भी बोल रहे हैं लेकिन धीरे भी बोल रहे हैं। कुछ लोग जोर से बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं। कुछ लोग धीमे बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं। एक यूट्यूबर, एक टेक यूट्यूबर है जिनको मैं जानता हूँ, जो इंग्लिश में ही बोलते हैं। उनकी आवाज़ बिल्कुल डिम है भाई, बिल्कुल उनकी आवाज़ में कोई एनर्जी होती नहीं है। तो जब भी वो बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं लेकिन बहुत धीमे बोलते हैं। इंग्लिश में ही बोलते हैं लेकिन बहुत धीमे बोलते हैं। तुम्हें भी पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं वो। हाँ, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द न्यू फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट हैव अ न्यू एसिंक्रोनस लाइब्रेरी। ऐसे ऐसे इस तरह से बोलते हैं, नहीं एसिंक्रोनस लाइब्रेरी गलत बोलती है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं। समझ गए तुम मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो धीमे बोलते हैं पर जल्दी बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है पर जल्दी बोलते हैं, रफ्तार से, जो कि रैंट वाले वीडियोस होते हैं, वो लोग ज़्यादा वैसी पिच को यूज़ करते हैं। तो गाइस, तुम्हें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि तुम्हारा वॉइस रेंज क्या है। तुम जब थोड़ी सी एनर्जी ऊपर करोगे तो तब तुम्हारा रेंज क्या होता है, ये तुम्हें लिख के रखना है और फिर इस पर प्रैक्टिस करनी है। जो ऊपर वाली रेंज है उसको भी प्रैक्टिस करना है, जो नीचे वाली रेंज है उसको भी प्रैक्टिस करना है, रीअरेंज करके देखना है। क्यों करना है, क्यों करना है? देखो, आपके एनर्जी लेवल आपको समझ में आ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, ये मेरा रेंज है, मान के चलो ये है 1 to 3 और फिर ये 6 to 10, ठीक है, ये है आपका रेंज। तो ये वोकल फटीक की भी बात हो रही है गाइस, वोकल फटीक की भी बात हो रही है कि आप किस लेवल पे बोल सकते हो, कितना बोल सकते हो। ओके, तो देखो अभी ये 1 लेवल है, तो हो सकता है 1 लेवल मतलब सबसे हाई एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ये है हाई एनर्जी वाली वॉइस पिच है आपकी।
ये है आपकी मीडियम रेंज, मीडियम एनर्जी बोल सकते हैं एमई, और ये है लो एनर्जी, लो एनर्जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप चाहते हो, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो कि आपको एक ऐसी वॉइस चाहिए जो कि हमेशा रिस्पेक्ट कमांड करे, हमेशा जो भी आपके मुंह से निकले वो सामने वाले को समझ में आए, यानी आर्टिकुलेशन अच्छा हो, राइट। आप चाहते हो कि लोग आपके आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो, जो टोन आप रखना चाहते हो, कभी अगर आप हार्श टोन रखना चाहते हो तो वो टोन फील हो रहा है, अगर आप कभी एक एक सीरियस टोन रखना चाहते हो तो वो टोन फील हो रहा है, मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन के हिसाब से, जिस तरह से आप बात करना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी टोन को मॉड्यूलेट कर पा रहे हो और वो शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी में हूँ लेकिन मैं एक्चुअल में फीलिंग देना चाहता हूँ सीरियस वाली, सीरियस, बिल्कुल सीरियस, कि भाई सामने वाला इंसान समझ जाए कि भाई मैं सीरियस हूँ, ठीक है, ढंग से बात कर, सीरियसली बात कर। ऐसे अगर तुम्हें आना है और पता चल रहा है कि भाई नहीं नहीं तुम तो बहुत लाइटली फील हो रहे हो एनर्जी में भी, कि अरे यार तू सीरियसली बात करना, समझ रहे हो, तो तुम्हारी जो वॉइस रेंज है वो तुम्हें फिगर आउट करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से फिक्सेट करना पड़ेगा ताकि तुम खुद समझ पाओ कि अच्छा मुझे क्या फील करवाना है। बिकॉज ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, अगर आपने इसको कॉन्शियसली नहीं किया तो ऐसा नहीं होने लगे अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं। ये जो ऑटोमेटिकली वाला जो काम है ना, ये सिर्फ तभी काम करता है जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। आप जब बहुत ज़्यादा अननोन इंसान से या किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिनको आप ज़्यादा जानते नहीं हो, और मेजॉरिटी टाइम हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, और हम मेजॉरिटी टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं लेकिन अक्सर हम कम मिलते हैं उन लोगों से। जैसे आपके घर वाले हो गए, ये हो गए, इनसे आप जरूर मिल रहे हो लेकिन मेजॉरिटी टाइम आप अनजान लोगों से मिलने वाले हो, आपके करियर भी उन्हीं से डिफाइन होने वाले, सब कुछ उन्हीं से डिफाइन होने वाला है। तो आपको तो उन्हीं के साथ में इन्फ्लुएंस करना है ना, उन्हीं के साथ में नेगोशिएशन करना है, उन्हीं के साथ में बातचीत करनी है, अपना आइडिया देना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है आपके अभी डिफ़ॉल्ट स्टेट में ना हो, आपकी डिफ़ॉल्ट स्किल में ना हो। तो क्या करना है, आपको समझना है कि आपकी हाई एनर्जी की रेंज में आप कैसे बात करते हो। जब आप हाई एनर्जी में जाते हो मतलब आपकी वॉइस जो है वो एक तरह से, क्या क्या ऐसा होता है कि आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, जैसे ब्रॉक लेसनर के साथ में होता है, उसकी वॉइस क्रैक करने लगती है। तो क्या ऐसा आपके साथ होता है, बहुत ज़्यादा आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, क्या आपको फटीक फील होने लगता है? क्या ऐसा होता है कि जब आप हाई एनर्जी पे जाते हो तो लोग आपको कम सीरियसली ले रहे हैं? क्या ऐसा होता है कि आप जब जैसे ही आप जोर से बोलने लगते हो तो लोगों को लगता है ये कोई छोटी बच्ची बात कर रही है, चिल्ला रही है? क्या ऐसा फील होता है? आपको अपनी उस डिफ़ॉल्ट हाई एनर्जी स्टेट को समझना है जहां पर आप एक्चुअल में अच्छे खासे रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरफ फील हो रहे हो, जिसमें एनर्जी है, जो एनर्जी के साथ में बोल रहा है कि यस हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, समझ रहे हो। तो आपको उस रेंज को समझना है कि मेरी रेंज कौन सी हो सकता है, मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, एक मतलब बिल्कुल ही हाई, ठीक है, बिल्कुल अपर रेंज की, बिल्कुल ही आपने चिल्ला के बोल रहे हो, बिल्कुल सबको सुनाई दे रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है 3 पे मैं उस लेवल पे बोल पा रहा हूँ, 3 पे मैं उस लेवल पे बोल रहा हूँ, 4 पे मैं ये कहूँगा कि 4 पे अभी जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैं उसे 4 पे रखना चाहूँगा कि ठीक है ये अभी भी मीडियम एनर्जी है, अभी भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई होकर के चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ, पर ये हाई एनर्जी वाली स्टेट 3 के आसपास या 3 के ऊपर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है 2 वाली जो रेंज है ये मेरी वो रेंज आती है जहाँ पर कि मैं जोर से बोल रहा होता हूँ। अब मुझे इस रेंज को पकड़ना है, इस रेंज को पकड़ना है कि ठीक है मैं यहाँ पे जोर से बोल रहा हूँ लेकिन मेरी वॉइस क्रैक कर रही है, मान के चलो। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स फिगर आउट करनी पड़ती है कि अच्छा मेरी इस रेंज में किस तरह की वॉइस आ रही है। रिकॉर्ड करो खुद को कि मेरी किस तरह की वॉइस आ रही है, क्या मेरी आवाज़ पतली हो रही है, क्या क्या मेरी जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज हो रही है, क्या शार्प आ रही है, उसकी जो रिदम है बहुत ज़्यादा शार्प है, उसमें मेलोडी नहीं है, कुछ नहीं, बस बहुत ज़्यादा शार्प है, कर्कश है। क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर 2 लेवल पे हूँ मैं, तो क्या इससे फील ऐसा आ रहा है कि ये बंदा अपने आप को डोमिनेट करवाना चाह रहा है ज़्यादा, या तो एरोगेंट है, या फिर ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है, कैसा फील मैं दे रहा हूँ। मेनली मुझे इस लेवल पे जब मैं हाई एनर्जी पे हूँ तो या तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, फील करवा रहा हूँ, और दूसरा या तो मैं चाह रहा हूँ कि सामने वाला इंसान मेरी एनर्जी के साथ में अपने आप को सेटल करे। जैसे आप किसी पार्टी में हो, कुछ हो, कभी कभार आसपास एनर्जी
बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, आपको उस लेवल पे फिर बात करनी पड़ती है। म्यूजिक चल रहा है बिल्कुल जोरदार, तो तुम्हें भी उतना जोर से बोलना पड़ता है। अब जब तुम उतना जोर से बोल रहे हो, किसी बार में हो, कहीं कहीं बहुत जोरदार गाना चल रहा है, तो तब तो तुम्हें जोर से ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर तब तुम जोर से बोल रहे हो और तब भी तुम्हारे अंदर वो वॉइस मॉड्यूलेशन की स्किल नहीं है, तुम्हारी टोनालिटी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तुमने वो बिल्ट नहीं करी है, तो मेरे भाई तुम एक मोनोटोनस टोन में ही बोलोगे, मोनोटोनस बात दी जाएगी। बात से जो तुम्हें करवाना है, उस बात से जो तुम्हें मनवाना है, या उस बात से जो इन्फ्लुएंस देना है, या जो आइडिया आपको पिच करना है, वो चीज़ें शायद लोगों तक ना पहुंचे। ऐसा कभी हो सकता है आपके साथ, आप एक मीटिंग में हो, 6 7 10 लोग एक साथ बात कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी बात उन तक पहुंचे, और अब आप सोचते हो कि यार कोई नहीं सुन रहा मेरी बात, लेकिन मुझे मेरी बात रखनी पड़ेगी, तो आप जोर से बोलते हो। लेकिन जब आप जोर से बोलते हो तो लोग आपको सीरियसली ही नहीं ले रहे। ये है, ये आपने डिटेक्ट किया कि अच्छा यार, आज मैंने ट्राई किया कि मैं जोर से बोलूं क्योंकि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, मेरा आइडिया पिच होना बहुत ज़रूरी था, और मैंने जैसे ही चिल्लाया कि अरे गाइस 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 रुको यार रुको, मुझे कुछ बोलना है। पर क्या मैंने ढंग से रिस्पॉन्ड किया? क्या लोगों ने सच में समझा कि मैं एक्चुअल में उन्हें रोक रहा हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, या फिर मैंने उन्हें ऐसा फील कराया कि मैं अनॉय कर रहा हूँ उनको? क्या मैंने ऐसा फील कराया? ये आपको एक्चुअल में इस पे ध्यान देना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तब आप फीडबैक लेते हो। यही है आपका प्रोग्रेशन बार गाइस। जब आप समझते हो इन चीज़ों को, तो तब आप इनमें इंप्रूवमेंट लाते हो कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब जब मुझे पिच देना होगा ना, तो मैं कुछ और करूँगा, या तो आखिरी में बात नहीं, मैं इससे पहले ही बात को कंप्लीट करूंगा। मतलब जब वो एंड आने वाला होगा, जब सब लोग बोल रहे होंगे ओके ठीक है बाय गाइस, नहीं तब नहीं बोलूंगा मैं, तब नहीं बोलूंगा मैं, उससे बहुत पहले बोल दूंगा। मैं पहले ही वो आइडिया पिच कर दूंगा, पहले ही बीच में किसी को रोक करके मैं बोल दूंगा। अब आप समझ पा रहे हो कि ठीक है यार, मेरी ये वीकनेस है। मैं जैसे ही हाई हाई एनर्जी के इसमें रेंज में जाता हूँ, हाई पिच में जाता हूँ, लोग नहीं सुनते मेरी बात को, ठीक है कोई बात नहीं, अब इससे पहले ही मैं कर दूंगा। या फिर आपने समझ लिया कि ठीक है, हाई एनर्जी में मैं बोल तो सकता हूँ, लेकिन मुझे शायद टोन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। गाइस गाइस, राइट, तुम्हें तुम्हें फील करवाना पड़ेगा वो। तो गाइस, आपको अपनी रेंज समझनी है। आप जब अपनी मीडियम रेंज पे बात कर रहे हो, तो आप क्या उस रेजोनेंस को सस्टेन कर रहे हो? ये वो सबसे उस लेवल का वो सिस्टम होता है जब आप इस रेंज से, ये जो मीडियम रेंज होती है गाइस, मीडियम रेंज ही वो रेंज होती है जहां पर बोला जाता है कि आप में रेजोनेंस है, आपकी वॉइस में रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या होता है समझा देता हूँ। जैसे आप किसी बहुत बड़े से कमरे में हो, खाली कमरा जिसमें कोई सामान ना हो, और जैसे ही आप आवाज़ कुछ कुछ बोलते हो तो एको होता है, वॉइस एको होती है इधर उधर से टकरा के। ठीक वैसे ही जो आपका जो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ तक का क्या होता है कि अगर आप बहुत ऐसे बोल रहे हो कि अपना जो होठ है वो बिल्कुल पास है, मुंह भी बिल्कुल पास है, तो फिर ज़्यादा आवाज़ आएगी नहीं, ज़्यादा चीज़ें मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन भी आप ज़्यादा कर नहीं सकते, ज़्यादा इसके साथ में खेल नहीं सकते। क्या ही करोगे आप, कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाओगे? यही वजह है कि जिन लोगों को इस मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का कोई ट्यूमर होगा, कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ कट वट लगा होगा, तो वो ज़्यादा मुंह नहीं खोल पाते, तो इस वजह से वो ज़्यादा मॉड्यूलेशन नहीं कर पाते अपनी वॉइस के साथ में। पर अगर आप रेजोनेंस चाहते हो, तो आपको इस तरह से बोलना पड़ेगा। मतलब कि एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह से अपना मुंह खोलने की, ताकि फिर जब आप रियल लाइफ में किसी से बात कर रहे हो, तो आप अपनी नॉर्मल रेंज में भी अपनी जीभ, अपने मुंह, अपने सारे पैलेट्स, अपने मुंह के ये जितने भी हिस्से हैं, इन सब में अपनी आवाज़ को गुंजवा सको। यस, यही है वो रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस मतलब क्या? आप उस वॉइस मॉड्यूलेशन को इजीली कर पा रहे हो इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में, इसी के साथ खेल रहे हो आप, ठीक है, अलग अलग शब्दों के साथ में। हर एक शब्द को अलग तरह से बोला जा सकता है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। आप सामने लोगों को क्या फील करवा रहे हो? ओए रुक जा, ए रुक जा, अब रुक जा। 3 अलग अलग तरह से बोला मैंने। ओए रुक जा, ओए रुक जा, अबे रुक जा यार। 3 अलग अलग तरह से बोला मैंने, अलग फीलिंग है, वर्ड सेम है लेकिन फीलिंग अलग है। क्या हो रहा है? ये इधर खेल हो रहा है सारा, माउथ, यही आपका वो इंस्ट्रूमेंट है, और आपको इसमें ही वो रेजोनेंस लाना पड़ता है। मतलब कैसे? आपको क्या करना होगा कि वॉइस जो है ना, वो मुंह से पहले पहले मुंह के ही इसी एरिया में सबसे ज़्यादा टकरानी चाहिए, फिर वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो बाजा बजता है तो उसके कैसे वो बड़ा सा होता है वो भोपू, और फिर उससे आवाज़ निकलती है, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। वो रेजोनेंस उसी को बोलते हैं
कि आपने वॉइस को पहले यही से वो ट्रांजिशन दिया, इसी लेवल पे ट्रांजिशन दिया, और ऐसा ट्रांजिशन दिया, इस लेवल का चेंज दिया कि आपने इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके मुंह से निकाला। ठीक है, ये होता है रेजोनेंस। इस पे बात करेंगे बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मॉनिटरिंग वोकल फटीग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग वोकल हेल्थ। यस, आपकी वोकल हेल्थ, आपको ज़्यादा नहीं बोलना होता गाइस, कम प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा बोलते रहो भैया 24 घंटे हम बोलते रहेंगे, ना 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 ना, लगातार बोलते रहना आपकी वोकल, ये जो आपके वोकल कॉर्ड है ना, इस पे असर देता है, तो ऐसा नहीं करना है। मास्टरिंग वोकल टोनैलिटी, अब आपकी टोन, ओके, टोन पर मैंने कुछ लिख रखा है क्या? distinct tonal pattern used per talk, listener rating, when you have okay, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट टोनल पैटर्न, टोन, आपकी टोन डिसाइड करती है कि आप किस लेवल पे बोलोगे। देखो टोन के भी पैटर्न्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने वैरायटी की चीज़ें लिख रखी है, जो मैं इतना सारा अगर मैं बताने गया तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, जानबूझ के मुझे डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, पर ऐसा करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, नीचे अभी वॉल्यूम कंट्रोल आ रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल भी वही चीज़ है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, आपको पहले से ही पता चल गया कि मैंने क्या क्या बोलना था। तो दोस्तों, टोनैलिटी मतलब कि आप किस रिदम का यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन में। टोन, आप जब वो गिटार आप बजाते हो या आप पियानो बजाते हो तो उसमें होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, ये टोन, ये अलग अलग टोन है। तो आप किस तरह से बोल रहे हो, ये आपकी वो रिदम है, और आपकी वो रिदम डिसाइड करती है कि सामने वाला आपको कितना सीरियसली लेगा, सामने वाला आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेगा। जब एक कॉमेडियन बोलता है तो उसकी टोन कभी आपने चेक करी है कि वो किस तरह से बोलता है? आपने कभी जब कोई स्पीच दे रहा होता है, आपने जब भी किसी को हार्वर्ड की कोई स्पीच देते हुए सुना होगा तो वो किस तरह से बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। जॉर्डन पीटरसन को आपने कभी सुना है कि किस तरह से वो बोल रहा होता है? टेक टॉक में अभी सुना होगा कभी आपने, कोई मोटिवेशनल स्पीच, पॉडकास्ट में आपने देखा है कि किस तरह से लोग बात कर रहे होते हैं, उनकी स्पीच का मॉड्यूलेशन कैसा होता है, वो टोन मॉड्यूलेशन हो रहा होता है वहाँ पे। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से, डिफरेंट एरिया के हिसाब से टोन अपनी चेंज करते हैं, और जो लोग टोन को मास्टर करते हैं वो जानते हैं कि टोन की पावर क्या है। जैसे कि एक बहुत ही बेस लेवल की बात मैं बता रहा हूँ, आपको भी पता होगा कि अगर मैं अपनी जो बात है उसको बिल्कुल लो पिच पे लेकर आ रहा हूँ, और इस लेवल पे लेकर आ, लो पिच नहीं, आपकी लो टोन पे लेकर आ रहा हूँ, और बिल्कुल उसी लेवल पे एंड कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने बात इस तरह से शुरू करी कि मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को करो, नहीं, ये हो गया बिल्कुल हाई पिच पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके लो एंड पे जाता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को करो, मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को करो 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 करो, तो ये एंड में गई। अब इससे क्या होता है कि एक तरह से फुल स्टॉप की तरफ लेकर जाता है, मतलब उस वर्ड को आपने फुल स्टॉप की तरफ लेकर गए, और अब आपने कहा कि दी एंड, इसके आगे कुछ नहीं, सोचो मत। आप एक तरह से मैसेज दे रहे हो तो सामने वाले को कि भाई इसके आगे मत सोचना। अगर आपने उसे हाई एनर्जी पे एंड किया, सामने वाले को आप कुछ बोल रहे हो, कुछ करने के लिए बोल रहे हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप ना मेरे इस कॉपी को वहाँ से लेकर आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस कॉपी को वहाँ से लेकर आ जाओ, यहाँ पे दी एंड हो गया। देखो दोनों में अलग फीलिंग आ रही होगी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि जब भी टोन इस तरह से एंड होती है फुल स्टॉप पे जाके, तो फिर फील ही अलग आता है। ऐसा लगता है कि सामने वाले में कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन के साथ में बोल रहा है कि यस मुझे वो चीज़ करवानी है। या फिर मैं अगर उस टोन को बिल्कुल बढ़ा देता हूँ, ऊंचा कर देता हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये अभी भी कुछ चीज़ बोलना चाहता है, या फिर ये सुनना चाहता है, या फिर ये अनश्योर है, सामने वाले से पूछना चाह रहा है, राइट, पूछना चाह रहा है। तो पिच ऊपर जा रही होती है, मतलब फुल स्टॉप की बजाय वो कॉमा पे कॉमा लग रहा होता है उसके आगे, कि भाई आगे भी बताओ। आपको फुल स्टॉप लगाना है। जब भी आप कोई सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो तो उसे कभी भी एंड नोट पे बिल्कुल फुल स्टॉप पे लेकर आओ। बस ऐसे ही सोचो कि यहाँ से वो वॉइस जा रही थी और एंड नोट पे आकर के फुल स्टॉप लग गया, खत्म। फुल स्टॉप या पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम, यहाँ पे आकर के खत्म हो गया, खत्म। ठीक है,
अब पता नहीं यार, यहाँ पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता चला कि मेरे ओबीएस में मेरी ये हाथ जो है वो उधर ही कहीं जा रहा है, कैमरा ही कट रहा है मेरा, पता नहीं। पर अगर आपको समझ में आ रहा है कि फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे आकर के फुल स्टॉप। खैर, तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो गई जो कि आपको पता है, ये मैंने फिर से आपको बताई। लेकिन टोनालिटी का ये एक बहुत ही बेस लेवल की चीज़ है। आपकी टोन ही डिसाइड करती है क्या क्या फीलिंग आ रही है। अभी अभी मैंने बोला क्या फील आ रही है, अरे भाई मैंने जब इस तरह से बोला क्या फील आ रही है, तो फिर आपको आपको आपके दिमाग में वो कॉन्वर्जेशन हुई, आपके दिमाग की कॉन्वर्जेशन की, यार सोचते हैं कि क्या फील आ रही है, राइट। जब मैंने वैसा बोला तो आपने भी सोचा कि क्या फील आ रही है। अभी तक की इसने बात बोली, आपने खुद के अपने एक्सपीरियंस में दिमाग में घुमाई, बहुत सारी स्टोरीज आपके दिमाग में आई, कोई भी मेजर स्टोरी आई होगी आपके दिमाग में और आपने सोचा उस बारे में, क्या फील आई यार, हाँ यार क्या फील आई। तो ये होती है हमारी टोन, कि हम जैसे बोल रहे हैं, अभी मैं पूरी पूरी जो वीडियो में जिन भी टोन्स में बोल रहा हूँ, उन टोन्स के हिसाब से आपके दिमाग में मेमोरी आ रही है, आपके पास्ट की मेमोरी आ रही है, उन टोन्स के हिसाब से। सोचो, टोनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं जितनी ज़्यादा अपनी टोन में मॉड्यूलेशन कर रहा होगा, उन टोन्स के हिसाब से आपके दिमाग में यादें आ रही है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे मोनोटोनस में बोलता रहूँ गाइस कि हेलो गाइस, आज हम टोनैलिटी पे बात करेंगे, आज हम जानेंगे मेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी के बारे में। जब मैं एक इंटरव्यू देने गया और उस इंटरव्यू में बड़ा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि इंटरव्यू में बैठते से ही सामने वाले बंदे ने बोला कि मैं आपको अभी से अपनी कंपनी का सीईओ घोषित करता हूँ। क्या कोई यादें आ रही है आपके दिमाग में? कोई यादें यादें आ भी रही होगी तो कोई एब्स्ट्रैक्ट यादें आ रही होगी, जो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में आए। मैं चाहता हूँ कि किस तरह की यादें आपके दिमाग में आए। हम सभी जानते हैं कि हम सबके पास में यादों का पिटारा है। एज ए गुड कम्युनिकेटर, आपकी जो स्किल होती है वो ये होती है कि आप सामने वाले को उन्हीं यादों के साथ में जोड़ने लगाते हो, अपने शब्दों के थ्रू, अपनी वॉइस के थ्रू, अपने टोन के थ्रू, जो यादें आपके लिए बेनिफिशियल हो या फिर मेरे लिए बेनिफिशियल हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। मतलब क्या, आप कोई नेगोशिएशन कर रहे हो, आप कोई इंटरव्यू में हो, इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, आमने सामने इंटरव्यू में बैठे हुए हो, और अगर मेरे भाई सुनो ध्यान से, अगर इंटरव्यू चल रहा है और आप सामने वाले को बार बार यही फील दे रहे हो कि भाई यार मेरे से और पूछो, मेरे मेरे बारे में और जानकारी लो, मैं उतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं हूँ, और या फिर आपकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आप उसी तरह से चीज़ें करवा रहे हो उनसे, और चीज़ों को एंड ही नहीं कर रहे हो, एंड ही नहीं हो रही है वो, तो सामने वाले की थिंकिंग में यही रहेगा हमेशा कि भाई क्या है यार ये पर्सन, इस पर्सन को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है मुझे। ठीक है, इसकी स्किल यहाँ पे अच्छी है, पर यार इन इन जगहों पे इनकन्सिस्टेंट है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं समझ में आ रही है। प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने जो पर्सनैलिटी सामने वाले के जो भी आपने रखा अपने आप को, जिस भी तरह से, सामने वाले ने क्या सोचा कि यार जो भी आपने बोला उसके हिसाब से आपने उनको वो यादें दी जो कि बताती है कि सामने वालों को कंफ्यूज रहना चाहिए। आपने सामने वाले इंसान को दूसरे ऐसे इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू लेने आए थे उनसे आपने जोड़ा, नेगेटिव मेमोरीज को आपने फिर से रिकॉल करवाया कि भाई देखो एक पर्सन था जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं निकला था, एक पर्सन था जो साला मनी मन झूठ बोल रहा था, तो आपने उन यादों से जोड़वाया अपने आप को। वही अगर आपने अपनी टोन को सही रखा था, हमेशा आपने वो कॉन्फिडेंस शो किया था कि यस मेरे में ऑनेस्टी है भाई, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि ठीक है ये चीज़ अगर मुझे नहीं आती है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, आई एम ऑथेंटिक, आई एम ऑनेस्ट, कि हाँ मुझे जो नहीं आता है नहीं आता है, जो आता है वो आता है, मैं उसको जो आता है मैं उसको लेकर के कॉन्फिडेंट हूँ, जो नहीं आता है मैं उसे क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ठीक है नहीं आता है, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। क्या मैं अपने आप को शो कर पा रहा हूँ कि मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ, या फिर मैं स्टबर्न हूँ कि नहीं मैं नहीं सीख सकता। वो टोन से डिसाइड होता है। तो आपको अपनी टोन की मॉड्यूलेशन को समझना पड़ेगा। कैसे होगा, डीप जाएंगे, बहुत अच्छे से जाएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है गाइस। तो वॉइस कंट्रोल के बारे में बता चुका हूँ, ये देखो डायनेमिक रेंज, क्लिपिंग काउंट, वॉल्यूम मार्क, इसके बारे में अच्छे से बात होने वाली, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेश्चंस, यस क्वेश्चनिंग, क्या क्वेश्चनिंग के बारे में मैंने कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे लग रहा है कि भाई आपके सामने रखना चाहिए। या बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनने वाला है क्वेश्चनिंग के बारे में। क्वेश्चनिंग मतलब क्या गाइस, देखो हम में ये स्किल होनी चाहिए कि हम वर्सेटाइल क्वेश्चंस पूछ सकें। ये देखो वर्सेटाइल क्वेश्चनिंग,
क्या आप में दो स्किल्स है, आपकी पहली स्किल होनी चाहिए कि सामने वाले ने जब आपसे सवाल पूछा तो आप कॉन्वर्जेशन को डीप में लेकर जाना जानते हो, या फिर आप जानते हो कि अच्छा ठीक है इस कॉन्वर्जेशन को एंड करना है तो एक अच्छे नोट पे उस कॉन्वर्जेशन को एंड कैसे करें। ठीक है, समझना। पार्ट वन है कि सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उस कॉन्वर्जेशन को कैसे एंड किया, या फिर आपने उस कॉन्वर्जेशन को और ज़्यादा डीप लेके गए क्योंकि सामने वाले ने आपसे पूछा है। तो क्या आप उसे और ज़्यादा अंदर लेकर जा रहे हो, अपने साथ में अपनी जर्नी के अंडर में लेकर आ रहे हो, या फिर अब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछना चाहते हो और अब आप चाहते हो कि सामने वाले से और ज़्यादा बातचीत हो। ठीक है, दो सिनेरियो। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कोई, कि मान के चलो आपकी आपकी कोई पर्सन, आपकी कोई बंदी है, आप चाहते हो कि वो बंदी आपसे बात करे। अब वो आ गई आपसे बात करने के लिए और उसने आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था कि तुम क्या करते हो, वैसे तुम करियर में क्या करते हो, कौन सा काम करते हो तुम। उसने पूछा, तुम्हें लगा एज इट इज़, तुम्हारे दिमाग में आया कि ठीक है यार मुझे तो एज इट इज़ अपना करियर बताना है, तो तुमने एक लाइन में ख़त्म कर दिया कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। डन। कॉन्वर्जेशन उसके आगे कुछ तुमने कोई कोई ऐसा नहीं रखा कि भाई थोड़ा मिड नोट पे छोड़ते, कुछ चीज़ें गैप में देते कि यार वैसे तो मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, मैं ये कोडिंग वोडिंग मैथमेटिकल चीज़ें करने में बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये व्लॉगिंग के लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा हूँ। हमेशा अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, एडवेंचरस जगहों पे जाता हूँ और बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ व्लॉग से रिलेटेड, बहुत सारे एडवेंचर्स करता हूँ। जब आपने इन इतनी चीज़ों को बोल दिया सामने, तो सामने वाले के दिमाग में अब दूसरा कोई क्वेश्चन आ सकता है या दूसरी कोई अजम्पशन आ सकता है कि ओह अच्छा तुम व्लॉगिंग भी करते हो, तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल है। सामने वाला पूछेगा और तुम आंसर दोगे, राइट। तो तुमने किस तरह से उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाया। तुम चाहते थे ना कि उस बंदी से और ज़्यादा बातचीत हो और उसने सामने से क्वेश्चन पूछा है, तो अब इससे ज़्यादा मूर्खता क्या हो सकती है कि तुमने उसे फुल स्टॉप पे एंड कर दिया। ऑब्वियस ही बात है, तुम उसे फुल स्टॉप पे एंड नहीं करना चाहोगे ना, तो तुम कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसी तरह से जवाब दोगे, राइट। पर कभी कोई रूड इंसान है और उसने तुमसे सवाल पूछा और तुम जनरली उससे बात नहीं करना चाहते। कोई रिश्तेदार होता है, उसने पूछ लिया, कोई रिश्तेदार है उसने आकर के पूछ लिया। अब तुम्हें भी पता है कि रिश्तेदार कोई पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, ये कोई ढंग के सवाल पूछ नहीं सकता और इससे मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं है, ये बस खिंचाई करता है, ऐसा कोई रिश्तेदार है। तो तुम उसे फुल स्टॉप पे एंड करोगे कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ बस, और सीरियस नोट है बस, मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, ख़त्म भाई, बात ख़त्म, बस अब आगे निकलो। तो ऐसे होगा। वही फॉलो अप थ्रेड्स, और वैसे ही अभी वर्सेटाइल क्वेश्चन पे मैं बहुत अच्छे से एक सेशन लूँगा कि आप क्वेश्चनिंग, अपनी क्वेश्चनिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं कॉन्वर्जेशन के टाइम पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ नहीं रहे होते ढंग के, कि यार अच्छे सवाल कैसे पूछे, ढंग के सवाल कैसे पूछे, अपना दिमाग आपका खुल ही नहीं रहा होता है कि यार आप बहुत बेस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। किसी किसी मेनली बंदी से ही आपके क्वेश्चन बहुत बेस लेवल के हो सकते हैं कि यार हाँ आप क्या करती हो, हाँ बहुत बहुत आप यहाँ पर क्यों आई हो, कहाँ से आई हो, आप उनको कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हुए देख रहे हो, तो बहुत बेस सवाल होता है कि ये प्रोडक्ट आपने क्यों खरीदा है। तो आपके क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो ओपन एंडेड हो, जो कि कॉन्वर्जेशन को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाए। एक 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 एनालॉजी मैं अभी बता देता हूँ कि आप अक्सर क्वेश्चन के साथ में एक अजम्पशन जोड़ो, एक अजम्पशन जोड़ो और उसके साथ में वो जो चीज़ें हैं ना पूरी तरह से टोन पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल, कोई कोई एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप किसी पर्सन से एक्चुअल में बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये हो सकता है कि भाई आपने क्वेश्चन पूछा उनसे, ठीक है, कि यार तुम क्या लखनऊ से हो, क्या तुम लखनऊ से हो, और फिर सामने वाला बोलने ही वाला था, उससे पहले ही तुमने एक अजम्पशन दे दिया, लेकिन लेट मी गेस, आई थिंक तुम लखनऊ से नहीं लेकिन तुम दिल्ली से हो, क्योंकि तुम्हारा जो टोन है, तुम्हारा जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव टाइप का लग रहा है। तो ऐसा तो सिर्फ वो दिल्ली वाले ही देसी लोग करते हैं और तुम्हारा वही टोन लग रहा है, तो शायद तुम दिल्ली से होंगे, लखनऊ से नहीं होगे। तो तुमने चीज़ों को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रखा, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चनिंग, एब्स्ट्रैक्ट अजम्पशंस जिससे जिससे तुमने सामने वाले पे हमला नहीं किया, तुमने बस अजम्पशन फेंका है बस ऐसे ही। सामने वालों को भी पता है कि इसके पास कोई मेरे वाला आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ। पर नहीं, सामने वाले को आइडिया नहीं है कि इस बंदे ने एक्चुअल में कॉन्वर्जेशन की शुरुआत के लिए एक लेयर फेंकी है। तो सामने वाला उस चीज़ को
एज इट इज़ लेगा और बोलेगा कि नहीं यार ऐसा कुछ तो बात नहीं है, दिल्ली वाला टोन तुमको ऐसा क्यों लग रहा है यार। मैं तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, तो फिर वो एकदम से बोल सकता है कि दिल्ली वाला टोन नहीं यार, मैं तो यार बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हूँ यार, ऐसा तो कुछ नहीं, तुम्हें चेहरे से देख के लग रहा है क्या, ये दाढ़ी वाड़ी है तो इसलिए लग रहा है क्या। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो गाइस, आपके क्वेश्चंस ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कॉन्वर्जेशन जाएगी, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। गाइस, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स पे बहुत सारे मेथड्स आने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कोई एक मेथड लिख के रखा हुआ है क्या? देर आर सो मेनी मेथड्स यार। स्टोरी टेलिंग पे मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतने सारे है। स्टोरी टेलिंग हो गया, फ्लर्टिंग हो गया, इस पे तो बहुत सारी मेथड्स है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा उसी लेवल पे जिस लेवल पे जो मूवी मेकर्स होते हैं ना, उसी लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि स्टोरी टेलिंग कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। नॉवेल्स में, फिक्शन स्टोरीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कि फर्स्ट एक्ट में आपकी स्टोरी का इंट्रो होता है, ठीक है। सेकंड एक्ट में स्टोरी जो है वो ऊपर उठना शुरू होती है और यहाँ तक के आते तक के क्लाइमैक्स आ जाता है इस रेंज में आकर के, और यहाँ पर आकर के एंड हो जाती है मूवी, ठीक है, दी एंड ऑफ द मूवी। या फिर इसे अक्सर आफ्टर मैथ भी बोलते हैं, आफ्टर मैथ, कि उसके बाद क्या हुआ, उस कहानी के बाद क्या हुआ। कि ठीक है यार, जैसे आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में DDLJ में आपको वो सीन मिलता है क्लाइमैक्स में जहाँ पर वो ट्रेन वाला सीन होता है, जहाँ पर शाहरुख खान लेकर जा रहा होता है अपनी सिमरन को, किरण को, है ना। तो गाइस, उसके बाद हमें आफ्टर मैथ नहीं दिखाई गई कि शादी की लाइफ कैसी रही, क्या रही, कैसी कैसी ज़िंदगी रही। उसने तो बोल दिया कि ले जा जा अपनी ज़िंदगी जी ले, लेकिन फिर भी उसके बाद आफ्टर मैथ नहीं दिखाई। लेकिन कुछ स्टोरीज में आफ्टर मैथ दिखाई जाती है कि कैसे वो ज़िंदगी जी रहा है। तो आप भी अपनी स्टोरी में आफ्टर मैथ रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो, आप एक एंड अच्छा खासा कंक्लूजन के साथ में करते हो। इन चीज़ों को कॉमेडियंस भी यूज़ करते हैं, इसी के थ्रू होता है कि भाई सेटअप किया, फिर आपने एक शॉक दिया, फिर आपने पंचलाइन दी। सेटअप किया, आपने एक बिल्कुल डल स्टोरी दी, एक बिल्कुल डल स्टोरी दी, और फिर एकदम से आपने एक पंचलाइन दी। ऐसे ही होता है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर सब जगह परफेक्टली फिट हो जाता है। फ्लर्टिंग में भी वैसे ही फिट हो जाता है कि आपने एक स्टोरी पुट करी, आपने एक कोई भी आपका अजम्पशन हो सकता है, कुछ भी आपने पुट किया, और फिर उसके बाद आपने एक डल सा कोई इंप्रेशन दिया, यानी आपने या तो पिच लो की या तो आपने हाई की। जब मैंने पिच बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉइस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने थोड़ा पुश किया, या तो बातों को पुश किया, आपने सामने वाले पे या तो कोई मुक्का मारा, और या फिर आप खुद धराशायी हो गए, या तो आपने नीचे एक्ट किया, ठीक है, या तो आपने सामने वाले को टीस किया, सामने वाले पर्सन को थोड़ा टीस किया, थोड़ा थोड़ा ऐसा फील कराने की कोशिश करी, अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करी एक्चुअल में, जैसे कि समय रहना करता है अक्सर। और फिर तुमने एक्चुअल में या तो चीज़ें नीचे दबाई, जिसमें या तो तुम खुद की कॉमेडी कर रहे हो, खुद पे मजाक उड़ा रहे हो, या फिर तुम सामने वाले को एक्चुअल में थोड़ा सुपीरियर बना रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। और फिर उसके बाद तुमने कुछ और उसमें जोड़ा, कुछ और ऐड किया, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिया, सामने वाले की बात को ही उल्टा ले लिया। सामने वाले को तुमने बताया कि भाई यार यू आर लुकिंग रियली नाइस यार विद दिस टी शर्ट एंड एवरीथिंग, यार ज़बरदस्त लग रहे हो। सामने वाले ने भी बोला यार बढ़िया यार, अच्छी बात है, अरे सच में तुझे ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया। और फिर तुमने एकदम से बोला कि यार हाँ बहुत बढ़िया लग रही है, बस यार ये जो तेरे शर्ट के जो बटन है ना, ये थोड़े तूने सही करने चाहिए थे, क्योंकि अभी बिल्कुल फील आ रहा है कि तू जेठालाल है, ये जो पेंदा है तेरा बिल्कुल फट के बाहर आ रहा है। तो है ना, वो तुम अपने दोस्तों के साथ में ये चीज़ें जरूर करते हो मेजॉरिटी टाइम। ये चीज़ तुम किसी अनजान इंसान के साथ में करोगे तो उसको लगेगा भाई तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, है ना। पर अगर तुम अपने दोस्त के साथ में कर रहे हो तो तुम वहाँ पे देखोगे यही फील होता है, यही चीज़ें होती है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, ठीक है। बॉडी इमेजरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो गलती से भी ऐसा ना मानना कि भाई बॉडी इमेज या इस सब की बात कर रहा हूँ, बट या तुम समझ रहे हो, है ना। जेठालाल एकदम से रेफरेंस आ गया ना। तो इस पर अच्छे से बात करूँगा गाइज मैं स्टोरी टेलिंग पे। सो मास्टरिंग इंटेंशनल पॉजेस। अब देखो भाई, जब अगर ऐसे यूट्यूब का वीडियो बन रहा है तो उसमें मेजॉरिटी टाइम उतने पॉजेस आएंगे नहीं। हाँ, अगर उस कॉन्वर्जेशन में हमें पहले से ही पता है कि फ्लो क्या रखना है और ऑडियंस क्या है और किस तरह से बोलना है, तो हम पॉजेस ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने जिस तरह से भी बोला, मैंने एक ही रिदम रखी है पूरे कॉन्वर्जेशन में, एक ही रिदम रखी। मैंने ऐसा नहीं किया कि पॉजेस बहुत सारे रखे हैं,
नहीं रखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरी वीडियो स्ट्रीमलाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी है, और इसकी मुझे जल्दी है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये एक इंट्रो है। तो जब आपका पर्पस सेट होता है आप उस हिसाब से पॉजेज रखते हो, लेकिन जब आपको सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है, जो भी बातचीत करनी है, आप उस कॉन्वर्जेशन की टोन को किस लेवल पे लेकर जाना चाहते हो, तो उस लेवल पे वॉइस में जो पॉजेस है वो आते रहते हैं, बीच बीच में पॉजेस आते रहते हैं। मेजॉरिटी टाइम आप चीज़ों को थोड़ा क्या करते हो कि इंस्टेड ऑफ कि क्लटर्ड है पूरी तरह से आपका जो स्पीच है या आपकी स्क्रिप्ट है, आप उसमें बीच बीच में एंड नोट्स देते हो कि यार यहाँ पे जाकर के एंड होगा, यहाँ पे जाकर के एंड होगा, है ना। सेक्शंस होते हैं, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते होगे जहाँ पर वो एक पॉइंट बताते हैं, फिर एकदम से कोई स्क्रीन आती है, कुछ आता है, तो वो पॉज होता है, एक तरह से इंटेंशनल पॉज होता है। सो इन हाँ ये देखो आ गया इंटेंशनल पॉज, फिर एवरेज लेंथ, रिड्यूसिंग फिलर्स। पॉजेस आपके फिलर्स को रोकने में हेल्प करते हैं। मुझे नहीं पता कि अभी इस वीडियो में जितना भी मैंने बोला कितनी बार मेरा आ ऊ ये वो पता नहीं क्या क्या, कितनी बार मैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा था, कितनी बार ऐसा हो रहा था कि मैं अटक रहा था, कितनी बार मैं फंबल कर रहा था, मुझे नहीं पता। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर से नहीं देखूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता चल रहा है, आप उन चीज़ों को नोटिस कर रहे हो। स्पेशली अगर कोई कॉन्वर्जेशन कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर रहा है तो तब तो आप और ज़्यादा सिंसियर होकर देखना चाह रहे हो कि अच्छा हम भी तो देखें, कम्युनिकेशन स्किल पे बोल रहा है, अच्छा हम भी तो देखें कि आखिर इसमें कितनी स्किल है, हम भी ज़रा जज करते हैं इसको कि अच्छा ये खुद कितनी क्लैरिटी से बोल रहा है, इसमें कितना अच्छा आर्टिकुलेशन है, ये हमें कितना अच्छे से फंसा के रख पा रहा है, हम भी ज़रा देखते हैं। तो तुम उस जजमेंट के साथ में देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आता है, और तुम फिर खुद को भी जब उसी जजमेंट के सामने देखते हो तो तुम ये समझने की कोशिश करते हो कि वो कौन से फिलर वर्ड्स हैं जिनको मुझे एड्रेस करना है। फिलर वर्ड्स को एड्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पॉजेस को मास्टर करो। ये जो पॉजेस है, ये पॉजेस ज़बरदस्त चीज़ें हैं गाइस। आप जब भी बोल रहे हो कोशिश करो, ट्राई करो कि आप चीज़ों को पहले तो स्ट्रक्चराइज करो। एक कोई स्पीच अपनी तैयार करो, 2 मिनट की स्पीच हो सकती है, और जो वो स्पीच है उसमें क्या करो कि सेंटेंसेस उस हिसाब से स्ट्रक्चर करो कि आप पॉज दे सको, और उन पॉजेस में मॉड्यूलेशंस करो कि कितना पॉज होना चाहिए। हो सकता है आधे सेकंड का पॉज, और हो सकता है सीधे 1 मिनट का पॉज, कि तुम सिर्फ माहौल देख रहे हो। कभी आपने WWE देखी है, रेसलिंग देखी है, रेसलिंग प्रोफेशनल रेसलिंग WWE, पहलवानी की बात नहीं कर रहा, तो उसमें प्रोमोज होते हैं, राइट, प्रोमोज होते हैं। इवन बहुत सारे स्पोर्ट्स में होते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से स्पोर्ट्स में होते हैं, बट इवन UFC में भी होता है। तो जब भी वो आप देखना, अक्सर वो लोग पॉजेस का यूज़ करते हैं जब भी उन्हें यानी सामने वाले को अपनी बातें उनके दिमाग में डलवानी है, तो वो पॉजेस का बहुत यूज़ करते हैं। जॉन सीना आ गया इस रिंग के अंदर, अब वो जैसे ही माइक उठाने गया, वो बोलने गया, बोलने से पहले वो रुक गया, वो देख रहा है कि क्या रिएक्शन देख रहे हैं, वो देख रहा है कि भाई अच्छा रिएक्शन दे रहे हो तुम, दो भाई दो। फिर उसके बाद वो एक वर्ड बोलेगा, फिर उसके बाद वो रुकेगा, फिर वो देखेगा कि अच्छा क्या क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर रिएक्शन आ रहा है तो कंटिन्यू करेगा, अगर वो रिएक्शन लेना चाहता है तो वो फिर कोई ज़बरदस्त कमबैक देगा, राइट, कोई ज़बरदस्त सी बात बोलेगा, और फिर उसके बाद वो रुकेगा ताकि उस बात को और ज़्यादा इम्फेसिस मिले। द रॉक मेजरली इंसल्ट जब करता है किसी की, तब वो अक्सर बोलता है ना, उसका बहुत सारे फ्रेजेस है उसके, बहुत सारे फेमस। तो यही वो चीज़ें हैं कि कोई कैरेक्टर होता है, उसके फ्रेजेस होते हैं, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आने बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। जैसे कि वो स्टोन कोल्ड का है कि दैट्स दिस इज द बॉटम लाइन, राइट। तो वो बॉटम लाइन बिल्कुल उस एंड नोट पे आता है अक्सर, वो जो कॉन्वर्जेशन की एंड जब होने वाली होती है तभी वो आकर के बोलता है कि या द स्टोन कोल्ड सेट सो। ये चीज़ें जब आती है तो लोग एकदम से रिएक्ट करते हैं, राइट। तो वो रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन से पहले वो पहले से ही एक एंटिसिपेशन तैयार करते हैं, ताकि जब वो पॉज आए, उस पॉज से पहले ही हमने बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर दी, और जैसे ही हमने धमाका छोड़ा, जैसे ही कॉमेडियन ने सारी चीज़ें बोल के अब जैसे ही वो पंच लाइन छोड़ी, तब वो ऐसा नहीं कि खुद से अब बोले जा रहा है आगे। अगर एक कॉमेडियन अपनी पंच लाइन देने के बाद भी बोल रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने रिएक्शन लिया ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया, उसने सामने वाले को मौका ही नहीं दिया कि अच्छा ये जोक तो लो, पहले पहले हंसने तो दो इस जोक पे। हाँ 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 चलो अब आता है नया जोक, आओ नए जोक की बात करते हैं, समझ रहे हो ना। तो पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है
आपको समझना पड़ेगा कि आप जब कॉन्वर्जेशन कर रहे हो और जब आप स्पीच दे रहे हो, जब आप किसी भी इन्वायरमेंट में हो, इंटरव्यू में हो, तो किस लेवल पे पॉजेस का आप यूज़ करने वाले हो, क्योंकि उससे डिसाइड होगा। पॉजेस एक और चीज़ करवाते हैं, वो है आपको कंफर्टेबल कर देते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, कि भाई देखो भाई, मैं तो आराम से भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ, तुम्हें समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है। हालांकि टाइम जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं फुल कंट्रोल में हूँ, मैं ऐसे ही शो करूँगा। तो तुम अपनी वॉइस और अपने बिहेवियर से भी जता सकते हो कि ठीक है यार, ये जब पॉज आ रहा है ना तो मैं डर नहीं रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील हो रहे होते हैं, या फिर वो अपने किसी रिलेटिव के साथ में होते हैं जिसको या तो इम्प्रेस करना होता है, कोई भैया होगा आपका, कोई दोस्त होगा आपका, या फिर कोई होगा जो कि आप उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, कोई मेंटोर है। तो मेजॉरिटी टाइम जब आप किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हो, आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन होता है, तो अक्सर क्या होता है, आप ऐसे लोगों के साथ में पॉजेस लेने से डरते हो। ये कभी भी नोटिस करना, कोई बंदी होगी उसके सामने आप अक्सर पॉजेस लेने से बचोगे। क्या मेरे को तो बोलते रहना चाहिए, मुझे तो लगातार बोलते रहना चाहिए, मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा है, ये पूछता हूँ, वो पूछता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, वैसे बोलता हूँ, कुछ तो रिएक्शन लेता हूँ। तुम हमेशा रिएक्शन लेने पे लगे रहते हो, इसलिए तुम रिएक्शन दे रहे होते हो। तुम्हारा रिएक्शन क्या हो रहा होता है, यार ये इतना मूव क्यों कर रहा है, ये इतना डेस्परेट क्यों है, ये इतने फालतू सवाल क्यों पूछ रहा है, रुक जा भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ऐसा उनके अंदर वो फीलिंग आ रही होती है जब तुम उन पॉजेस से डर रहे होते हो। जब पॉजेस आए तो उनका बस एज इट इज़ ऐसे ही सामना करो कि भाई ये पॉज तो मेरा है, ये मैं ओन करता हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि ये पॉज मेरा है, कि भाई रुक रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गई भाई बातचीत, अभी 2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा 2 मिनट में भी अपनी वोकल टोन को थोड़ा, हाँ, थोड़ा अच्छा फील करवाता हूँ, फिर आकर के बोलेंगे। तो ऐसे तुम्हें भी अपनी जो पॉजेस है ना उसको ऐसे समझना है कि ये मेरे डोमेन का पार्ट है, दिस इज माई फ्रेम, ये मेरा फ्रेम है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई नहीं 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 तुम्हारे हिसाब से चल रही कॉन्वर्जेशन, नहीं, मेरे हिसाब से कॉन्वर्जेशन चल रही है, मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर आकर के हम कॉन्वर्जेशन को थोड़ा पॉज देते हैं, थोड़ा रोकते हैं। चलो, अब उसके बाद बोलते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही टाइम निकलता जाएगा। मास्टरिंग परसुएशन स्किल्स, परसुएशन या परसुएशन या परसुएशन, पता नहीं, अलग अलग चीज़ें मुझे मिलती रहती है इससे रिलेटेड कि भाई कैसे प्रोनाउंस करना है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन भी जानना पड़ेगा मुझे। टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इथोस, पैथोस, लोगोस, ये क्या है, इस पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे इस पे कि क्या है ये। देखा जाए तो वर्ड टू वर्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें कुछ खास। इज एसेंशियल इन परसुएसिव कम्युनिकेशन, दीज एलिमेंट्स हेल्प एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। देखो परसुएशन मतलब क्या, तुम एक्चुअल में क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, कनेक्ट, इमोशनल कनेक्शन देना चाहते हो, सामने वाले को कोई पर्टिकुलर इमोशन फील करवाना चाहते हो, उन ऑडियंस के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, दिस इज परसुएशन। कोई ब्रांड है, तुम कोई ब्रांड की वैल्यू है वो सामने वाले के दिमाग में फिट करवाना चाहते हो कि भाई ये देखो ये ब्रांड है, परसुएट कर रहे हो ना उस तरह से। परसुएट करना मतलब पीछे अपने साथ लाना, अपने अंदर लाना, ठीक है, अपने पीछे लाना। परसुएट, परसू कर रहे हो, परसू है ना, परसू, वही से एक तरह से वो वर्ड आ रहा है कि आप एक्चुअल में चीज़ों को इतने लॉजिकली फिट करते हो कि ऐसा फील होता है कि भाई ये इंसान तो भाई अपना है, इससे तो कनेक्ट करना ज़रूरी है, इसकी सर्विस लेना तो ज़रूरी है, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। 2 मिनट ज़रा मैं पानी पी लूँ क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ। वीडियो में कोई कटवट नहीं होने वाला है गाइस, वीडियो में कोई कटवट नहीं होने वाला है, तो आई डोंट नो कि चलो जो भी है। हाँ, तो परसुएशन मतलब क्या, क्लियर है। परसुएशन पे वैसे एक बुक भी है, नाम ही उसका टाइटल भी परसुएशन ही है, पर जो भी है अल्टीमेटली तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम सामने वाले को कनेक्ट करवाना चाह रहे हो अपने आप से, ठीक है, वो है परसुएशन। तो क्लियर कॉल टू एक्शन, अ वेल डिफाइंड कॉल टू एक्शन इंकरेजेस योर ऑडियंस टू टेक स्पेसिफिक स्टेप। आप चाह रहे हो कि सामने वाला इंसान आपको पहले तो सुने, ठीक है। परसुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अच्छे लिसनर हो,
फिर आप सामने वाले को बताना भी जानते हो कि आपने जो समझा है, उसके बाद आप बताना भी जानते हो। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा जॉर्डन पीटरसन को बोलते हुए कि जब भी वो किसी से भी अपनी कोई बात या तो उनके सामने पिच कर रहे होते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। जब उन्होंने उस आइडिया को सुन लिया अच्छे से, उस आइडिया को सुनने के बाद वो कैसे शुरुआत करते हैं उस बात को, हमेशा वो सामने वाले को एग्री करते हैं कि यस आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ आइडिया, या योर थॉट इज रियली रियली गुड, बट देर इज़ वन मोर पॉइंट यू नीड टू ऐड। वो इस तरह से फिर चीज़ें ऐड करते हैं। मतलब वो पहले तो उस सामने वाले की बात को एग्री करते कि भाई तू जो बोल रहा है बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही बोल रहा है तू, राइट, यू आर सेइंग दैट बिल्कुल क्लियरली, भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है। बट आई थिंक तुम्हें ये चीज़ भी देखनी चाहिए, जब तुम अग्री करते हो, पहले सुनते हो अच्छे से, पहले तुमने शो किया कि तुमने लिसन किया, ऐसा नहीं कि तुम इधर देख रहे थे, सामने वाला बोल रहा था फिर तुम इधर देख रहे थे, हाँ 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 ओके 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 अच्छा 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 अच्छा, और फिर तुमने बोला ऐसे, तब नहीं मानेगा सामने वाला बंदा, तब नहीं मानेगा, क्योंकि सामने वाले को लगेगा सामने ने सुना तो कुछ नहीं, बोल रहा अग्री कर रहा है, क्या सुना है इसने, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि योर वॉइस, your tonality and everything as your persona is focused, and then you are showing yourself as someone ki okay I am agreeing with you, and then you are telling them ki yes you are right, what you have said is really really good, I understand your idea and what you have pitched, but let me give you another argument, let me ask you one more question here। इस तरह से जब तुम चीज़ों को रखते हो तो फिर सामने वाला इंसान उस लिसनिंग फेज में आता है। तो मतलब कि तुम सामने वाले को लिसनिंग फेज में लेकर जा रहे हो, मतलब क्या, तुमने सामने वाले को परसुएट किया कि भाई मेरी बात सुन, तेरी बात हो गई ना, अब मेरी बात भी सुन। तो बजाय इसके कि तुम ऐसे बोलते कि भाई हो गई तेरी बात, हो गया बोल लिया, अब मेरी बात सुन, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो सामने वाला नहीं सुनने वाला, सामने वाला सोचेगा सारे को बोलना ख़त्म करता हूँ, फिर देखो इसकी मैं कैसे 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 वाट लगाता हूँ, राइट। लेकिन जब आपने इस तरह से बोला, राइट, डिफरेंट फील आने वाला है। तो ये होता है परजुएशन। देर आर सो मेनी डिफरेंट स्किल्स परजुएशन के लिए। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, आप ऑब्जेक्शंस जब सामने वाले के आ रहे हैं तब आप कैसे हैंडल कर रहे हो चीज़ों को, मेनली इंटरव्यूज़ में या नेगोशिएशन में कैसे आप हैंडल कर रहे हो, ये परजुएशन स्किल्स है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। इमोशनली नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या गाइस, इसका मतलब ये होता है कि देखो कई बार क्या होता है कि कॉन्वर्जेशन आपके हिसाब से नहीं जा रही होती। जब कॉन्वर्जेशन आपके हिसाब से नहीं जा रही है, सामने वाला इंसान आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है, आप क्या फील दे रहे हो उनको वो डिसाइड करता है, आप क्या उस इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर रहे हो। आप सामने वाले ने कुछ बोला कि आपने बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके बोला। देखो मेजॉरिटी टाइम जब कोई बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आकर के आपको चिल्ला रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, ऐसे में अगर आप भी उनकी हाई एनर्जी पे रिस्पॉन्ड करोगे तो फिर क्या होगा कि वो और ज़्यादा अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रेस करेंगे, और ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप भी और बढ़ाओगे, वो चलता ही रहेगा। बजाय इसके आपने बस वहाँ पे स्टॉप कर गए, मतलब कि आपने उस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आप चुप रहे, पहले आपने चुप रहे। और ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, इग्नोर करोगे तो सामने वाला फिर पीछे बोलता रहेगा, उसको लगेगा भाई मैं तो ओवर पावर कर रहा हूँ। नहीं, आप सामने वाले को देख रहे हो, एज इट इज़ देख रहे हो, ठीक है, सामने वाले ने आपको बोला, आप वो उल्टा अभी भी शायद बोल रहा है पर आप देख रहे हो, और अब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अलग तरह से चेंज कर रहे हो कि अच्छा हम्म हम्म। तो जब तुम इस तरह से अपने रिएक्शन दे रहे हो, जब तुम सामने वाले को ऐसा फील करा रहे हो कि या तो ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहा, या फिर ये चाहता है कि चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ जाए, ठीक है, लेकिन इस सब के चक्कर में, ये सोचने के चक्कर में, क्योंकि तुम चाहते हो ना कि सामने वाले की रिदम टूटे, तो तुम्हें अलग तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम भी वैसे ही बोलने लग गए, अरे भाई तेरी क्या हिम्मत, तू क्या बोल रहा है, तेरी क्या औकात है, तेरा ऐसा वैसा, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो सामने वाले इंसान के दिमाग में तो यही चल रहा है, इसी को लेकर के प्रिपेयर होकर आया है ना वो, तो वो और ज़्यादा बोलता रहेगा, वो और ज़्यादा बोलता रहेगा, भाई इसने मेरे को ऐसा बोला, और ज़्यादा चलता रहेगा। तुमने इस चीज़ को, लिंक को तोड़ना है, तो इसीलिए तुम्हें उस चीज़ को अलग तरह से बिहेव करना पड़ेगा। मतलब क्या, नॉन रिएक्टिव, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, सामने वाला तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए आया है, वो चाहता है कि तुम चिल्लाओ, तुम नहीं चिल्ला रहे, तुम एज इट इज़ देख रहे हो। ओके, फिर तुमने एकदम से अपना मोबाइल निकाला, चेक किया टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, मोबाइल रखा, क्या बोल रहा भाई तू, ठीक है बोल, सुना तुमने। उसके बाद जा कर के तुमने जब बोलना शुरू किया तो तुमने शांति से बोला कि भाई देख तूने इतना बोल लिया, कुछ मुझे समझ नहीं आया
अगर तुमने ऐसा बोल दिया मैंने कई बार ऐसा किया है कि भाई तूने इतना बोला, इतना जोर से बोला, इतना चिल्ला चिल्ला के बोला, घंटा मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तू प्यार से बोलता, आराम से बोलता, इजी तो बात थी यार। ठीक है, तेरे को कोई चीज़ नहीं जम रही, अपन देखते हैं, कॉम्प्रोमाइजेशन वाली भी चीज़ होती है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हूँ। अगर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो चल यार, आइडिया देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती है। पर तू तो बस बिल्कुल चिल्लाने लग गया, ये भी कोई तरीका होता है? अरे भाई, अपन एक दूसरे को मारने हैं, काटने हैं, क्या कर चल रहा है? सो यू आर गिविंग देम दिस दिस अपॉर्चुनिटी, दिस आइडिया कि भाई तेरे तेरे उस फ्रेम के हिसाब से नहीं होगा। फ्रेम मतलब समझते होगा इस फ्रेम मतलब कि तुम्हारा अपना एक एक फ्रेम है। आप जैसे फोटो का फ्रेम होता है ना, तो वैसे ही एक फ्रेम है, और उस फ्रेम के अंदर तुम कैसे अपने आप को बिहेव करवा रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है। कॉन्वर्जेशन कहाँ जानी है, कैसे जानी है, वो आपके फ्रेम से डिसाइड होता है। तो कोई और आपके फ्रेम में आ गया और आपने अपने फ्रेम को चेंज कर दिया, तो एक तरह से आप उससे नीचे गिर गए, उस सामने वाला इंसान आपको परसुएट कर रहा है। वही अगर आपने सामने वाले इंसान की चीज़ों पर रिएक्ट ही नहीं किया, नॉन रिएक्टिव, यू आर नॉन रिएक्टिव, कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव, ठीक है, स्टेबल हो तुम, अपने ग्राउंड पे क्लियर हो, तुम श्योर हो, अपने आप में कन्विक्शन है तुम में कि भाई मैं ये सिचुएशन देख चुका हूँ, देख सकता हूँ, और कोई ये बड़ी बात नहीं है, आई एम रेडी एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इन चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूँगा, और तुम्हें कन्विक्शन है कि मेरी बातों से जो भी एक वर्ड निकलेगा इस सिचुएशन में, मैं श्योर हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें तुम्हारा फ्रेम डिसाइड करती है, तुम्हारा फ्रेम कंट्रोल है अब ये तुम्हारा। और जब फिर इस फ्रेम के साथ में तुम बात करते हो, तुम सामने वाले को बोलते हो कि भाई तू या तो मेरे फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर, या फिर मैं नहीं एडजस्ट कर रहा, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि मैं तेरे फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहा, तुझे करना पड़ेगा। नहीं कर रहा है तो बस कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते, एंड करते, टाइम वेस्ट है ये बस। जिस दिन तू उस रेंज में रहेगा कि सेम फ्रेम में है हम, तब ठीक है। कभी कभार जरूरी नहीं है गाइस कि हमें सिर्फ डोमिनेट ही करना है कि भाई नहीं मेरा फ्रेम ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ताकतवर है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार फ्रेम जो है वो 50% भी हो सकता है, कभी 70% भी हो सकता है, वो आपकी आपके सिचुएशन के हिसाब से है, आपको क्या करवाना है, क्या वो सिचुएशन डिमांड कर रही है। क्योंकि कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी होती है, अब जैसे कोई छोटा बच्चा है यार, तुम्हारी तुम्हारी कजिन सिस्टर है, तुम्हारी कजिन कजिन भाई है, उसके साथ में तुम छोटा छोटा भाई, छोटी बहन, मेरी छोटी बहन है, तो अब उसके साथ में जब मैं खेल रहा हूँ, तो यार मैं थोड़ी ना वहाँ पे कोई फ्रेम वेम सोच के चल रहा हूँ। तो कोई फ्रेम नहीं है, कुछ नहीं है भाई, वो बोल रही है बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लगने दो बुरा, क्या टेंशन है। वहाँ पे थोड़ी ना ये सब सोचना पड़ता है, समझ रहे हो। बहन के साथ में थोड़ी ना तुम टेंशन ले रहे हो कि अरे यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया, राइट। हाँ, तुम जब छोटे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब तुम छोटे हो लेकिन तब तुम्हें फर्क उस टाइम पे पड़ता है, तुम्हें लगता है कि यार अरे यार ये मेरी बहन ने ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी कैसे इतनी हिम्मत, फिर तुम लड़ने लग जाते हो। लेकिन अब जब तुम बड़े हो और फिर तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, राइट, तुम उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो। तो नॉन रिएक्टिविटी तुम्हें बनाती है एक एक्चुअल सीरियस पर्सन। सीरियसनेस ये होती है कि तुम अपने फ्रेम को कमांड कर रहे हो, तुम्हारा जो ये फ्रेम है ये तुम्हारी कमांड में है, ओके, दैट्स दी नॉन रिएक्टिविटी। ओके गाइस, इस पे बात होगी रीफ्रेम करना। देखो फ्रेमिंग आ गया था यहाँ पे भी। टीजिंग एंड फ्लर्टिंग, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, तो मैं टीजिंग एंड फ्लर्टिंग पे और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा अभी हाल फिलहाल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है गाइस, है ना, वो लाइट हार्टेड और कैलिब्रेशन और कंफर्ट रेटिंग, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इस पूरे वीडियो में इस पर रिलेटेड बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपको एक तरह से आइडिया लग चुका है कि क्या कॉन्वर्जेशन हुई है, ठीक है। कमांडिंग अथॉरिटी, इस पर भी बातचीत हो चुकी है कि प्रेजेंस आप कैसे क्रिएट करते हो। देखो ये लो स्लो डिलीवरी है ना, इस पर भी बात हो चुकी है। कमांड प्रेजेंस, डिसाइसिव फ्रेजिंग, इस पे ऑलरेडी इस पूरे वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों पे बात कर ली ऑलरेडी, तो इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इन तरह की चीज़ों को कर सकते हो। डेली ट्रेनिंग ब्लॉक है ये एक तरह का, कि आपका वार्म अप है। इंगेज इन ब्रीदिंग एंड रेजोनेंस एक्सरसाइज फॉर 10 मिनट्स। क्या करो भैया, एक वेबसाइट है, वो है बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग नाम से वेबसाइट है, या ब्रीदिंग टाइमर नाम से भी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, फ्री की वेबसाइट है। उसमें ना बॉक्स ब्रीदिंग चलती है ऐसे, 4 सेकंड तुमने ब्रीदिंग अपने करी, ठीक है, मतलब आपने ब्रीद इन किया, फिर होल्ड किया 4 सेकंड, फिर ब्रीद आउट किया, फिर होल्ड किया, फिर से ब्रीद इन किया, तो ऐसे बॉक्स चलता है। उसमें ट्रायंगल भी है, उसमें हेक्सागोन बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अलग अलग टाइमर के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ब्रीदिंग तुम्हारे रेजोनेंस को अच्छा करता है,
ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा रेजोनेंस, तुम्हारे बात पे कंट्रोल। कई बार क्या होता है, जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी सांस उखड़ रही होती है। क्या होता है तुम्हारे साथ ऐसा? जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी सांस उखड़ रही है। अरे जब तुम एक सेंटेंस भी सांस लेने की उस रिदम के अंदर नहीं बोल पा रहे, तो फिर तुम वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करोगे? तुम चीज़ों को कंट्रोल कैसे करोगे? सामने वाले के रिएक्शन को रीड कैसे करोगे? क्योंकि सामने वाले पर्सन को भी तो पढ़ना पड़ता है ना, सामने वाले की बातों को भी तो सुनना पड़ता है ना। लिसनिंग कैपेबिलिटी कैसे आएगी जब तुम सांस ही नहीं ले पा रहे? तो कुछ लोगों में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसका बेटर तरीका क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि हेल्पफुल है, हमेशा हेल्पफुल है, तुम्हें हमेशा करनी चाहिए। 10 मिनट, बस 10 मिनट हर दिन, रोज़ 10 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग करके देखो, और बता रहा हूँ भाई तुम्हें खतरनाक रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड मतलब 6 महीने बाद तुम नेक्स्ट लेवल पे होगे। सिर्फ बॉक्स ब्रीदिंग करके तुम्हारे अंदर जो फ्रेम होगा ना, जो तुम्हारा जो कंट्रोल होगा, जो तुम्हारे बात करने का जो लहजा होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्योंकि क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ब्रीदिंग उस तरह से कर ही नहीं रहे होते। मेजॉरिटी टाइम तो हमारी बिल्कुल शैलो ब्रीदिंग होती है। हम जब कॉन्शियस होते हैं, सबकॉन्शियसली शैलो ब्रीदिंग। ओके, सो माइक्रो टेस्ट फॉर 30-40 मिनट। गाइस, अपने आप को रिकॉर्ड करो। जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाई, ये एक तरह से मेरे लिए एक टेस्ट है। मैंने ये वीडियो चाहे 30 मिनट 40 मिनट, अभी ये वीडियो कितने घंटे की हो गई होगी? 1 घंटे की हो गई होगी भाई। 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो हो गई है। 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो हो गई है। इस 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो को मैंने बनाया, वो भी लगातार एक ही लय में, कोई कट नहीं, कुछ नहीं, कोई एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ मैं, एज इट इज़ इसको डालने वाला हूँ। ये मुझे लर्निंग देगा एंड डे तक। मतलब 7 दिन, अगर 7 दिन बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी अगर वापस आकर के जब मैं इस वीडियो को देखूंगा, तो मैं ये चीज़ तो क्लियर रहेगी कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा बोलता था 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, 3 साल पहले, इस तरह से बोलता था, और अभी मेरा ये चेंज आया है। तो तुम्हारे पास बेस्ट है, यूट्यूब चैनल बनाओ। तुम्हें अगर लगता है कि यार अभी मेरे में वो दम नहीं है, यार मैं उस तरह से नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, यार मेरे में वो स्किल ही नहीं है, सिंपल सी बात है, प्राइवेट वाला सेक्शन होता है ना, प्राइवेट कर देना वीडियो। खुद का चैनल बनाओ और वीडियो प्राइवेट कर देना। अभी अगर तुम्हें लगता है कि वो वीडियो उस लेवल की क्वालिटी की वीडियो हो, या तुम्हारी जो सेटिस्फैक्शन है वो उस लेवल पे नहीं आ रहा है, तो अभी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के उसको प्राइवेट कर दो। सिंपल। तुम जब भी आओगे पीछे करके कभी भी देख लेना, पर तुम्हारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा। यही है प्रोग्रेस बार की मैं बात कर रहा था गाइस। तो यही है प्रोग्रेस बार बनाने का तरीका। 6 महीने बाद जब तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होगे सही से, रेजोनेंस की एक्सरसाइजेस कर रहे होगे सही से, जो चीज़ें अभी मैंने बताई, और सही से अगर तुम 30-40 मिनट अगर बस अपने आप को रिकॉर्ड करने की आदत डालोगे, बातचीत करने की आदत डालोगे, शुरुआत में तुम 5 मिनट ही करो, 5 मिनट का वीडियो बनाओ, बस 5 मिनट का कोई स्पीच तैयार करो और वीडियो बनाओ उस पर। ठीक है, अगर तुमने यही सिंपल सी हैबिट्स डाल ली, नेक्स्ट लेवल है भाई, तुम्हारी कॉन्वर्जेशन नेक्स्ट लेवल है। लॉग एंड स्कोर, रिकॉर्ड योर रिजल्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस। इस पर मैं एक पूरा नोशन का एक बोर्ड बनाऊंगा गाइस, ठीक है, और तुम्हें भी बताऊंगा। तुम भी नोशन पे अपना एक पूरा बोर्ड बना सकते हो, या सिंपल है, कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसमें गोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं हो सके तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक में कुछ दे सकता हूँ, कुछ एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड कर सकते हो। मुझे एक ऐप याद है, आरपीजी लाइफ नाम से ऐसी एक ऐप है, जिसमें तुम चीज़ों को प्रोग्रेस बार के हिसाब से रख सकते हो। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो बेटर होता है कि तुम यानी एक ऐसा, यानी जैसे चार्ट टाइप से, या तो तुम्हारी स्किल का एक लेवल दिख रहा है, याद है, ऐसा एक स्किल चार्ट होता है जिसके बेस पे ऐसा एक लेयर बनती है पूरी। भाई मैंने बहुत गंदा बना दिया, पर ऐसे ऐसे करके होता है कि भाई ये एस रैंक में जा रहे हो, ए रैंक में जा रहे हो, बी रैंक में जा रहे हो, सी रैंक में जा रहे हो, डी रैंक में जा रहे हो, ए रैंक में जा रहे हो। मतलब क्या, ये हो सकता है आपका कि आपने टोनैलिटी में कितना अच्छा बन रहे हो, है ना, टोन में आप कितने अच्छे बन रहे हो। ये हो सकता है कि आपकी स्पीच कितनी अच्छी है, स्पीच मॉड्यूलेशन। ये हो सकता है कि आपका वॉइस कंट्रोल कैसा है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका परसुएजन कैसा है। ये हो सकता है कि आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है। ये हो सकता है कि आपकी टीजिंग या फ्लर्टिंग स्किल्स कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब आपने ऐसा एक हेक्सागोन आपका स्किल स्टैट बन गया, और फिर आप उसके बेस पे देख रहे हो कि आप किस लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपका ग्राफ ऐसा बन रहा हो,
तो आपको समझ में आ रहा है कि यार इन एरियाज़ में मेरे को इम्प्रूव करना बाकी है, इन एरियाज़ में इम्प्रूव करना बाकी है। आपको ऐसा स्टैक बनाना पड़ेगा, इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर ही कुछ होगा। ये इस तरह का बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हो, लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल, कि भाई 1 मंथ का मेरा गोल क्या है, 1 मंथ में मैं किस लेवल पे अपने आप को देखता हूँ एज ए कम्युनिकेटर। और ज़्यादा चीज़ें मत रखना, ज़्यादा चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये पूरा सब कुछ रख रहे हैं भैया हम तो सब सीखेंगे, सब अच्छा करेंगे, सब बेस्ट, सब में अच्छा बनना है हमें, तो नहीं, ऐसा कभी मत करना। और ऐसा भी मत करना कि थोड़ा 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 कर करके हर एक चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं करते हैं। अगले 1 महीने के लिए कोई ऐसी 2 चीज़ें पकड़ो, कोई 2 चीज़ें, वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी स्पीच से रिलेटेड, वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, टोन से रिलेटेड, रिदम से रिलेटेड, तुम्हारा स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड। अगले अगले 1 महीना तुम क्या करोगे कि कोई 2 प्रैक्टिसेस हो सकती है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, ठीक है, और कोई 2 प्रैक्टिसेस हो सकती है टोन से रिलेटेड, टोनैलिटी से रिलेटेड, या पॉजेस से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई कि मैं अपनी कॉन्वर्जेशन में पॉजेस दूंगा, अब से मैं ऐसे ही चीज़ों को स्ट्रक्चर करूंगा कि मैं पॉजेस दूंगा। और फिर तुमने अपनी स्टोरी टेलिंग की, जैसे कि मैंने 3 एक्ट स्ट्रक्चर का बोला, कि तुमने एक कहानी बिल्ड करी, उस कहानी को, तुम्हारी लाइफ की कहानी हो सकती है, पर्सनल कहानी हो सकती है, बाहर से कोई, दुनिया से कोई सुनी हुई कहानी हो सकती है, तुमने कहानी सामने रखी और उस कहानी को तुमने फिर स्ट्रक्चर दिया। पहले कहानी तुमने एब्स्ट्रैक्ट वे में बोल दी, जो भी तुम्हारे दिमाग में आई, कछुए की कहानी ले लो, या फिर वो बिल्ली की कहानी ले लो, बंदर की वो कहानी ले लो, बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास में, सियार की वो कहानी ले लो, चालाक सियार, बहुत सारी कहानी है, वो केले का छिलका पैर के नीचे आया और फिर दादाजी गिरे धड़ाम, वैसी कोई कहानी ले लो, और कहानी को सेटअप करना शुरू करो। कहानी में कैरेक्टर नए ऐड करो अपने हिसाब से, चीज़ें अलग अलग तरह की चीज़ें डालो। और अगर तुम्हारे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, या तुम्हारे कोई कज़िन भाई बहन कोई है, तो फिर उनके उनके सामने ये स्टोरीज को पिच करके देखो। सिंपल सी बात है, वो कुछ नहीं होना है भाई, कुछ भी नहीं। वो अगर तुमने कहानी बताई, उनको पसंद नहीं है, और ज़्यादा से बोले कि क्या बकवास कर रहे हैं यार तू, क्या बकवास बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है यार तू, ऐसा ही बोल सकते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा। उनको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, पर तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अगर उनको कहानी में इंटरेस्ट होगा तो वो बारीकी से सुनेंगे, एकदम से उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो बिल्कुल उनकी आंखें ऐसी बड़ी हो जाएगी, प्यूपिल बिल्कुल आ जाएगी बाहर, कि सुनते हैं यार, कुछ तो ज़बरदस्त बता रहा है। कोई हॉरर स्टोरी हो सकती है, बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को यार हॉरर स्टोरी, एडवेंचर स्टोरी ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो कुछ हॉरर स्टोरीज पता करो, कोई हॉरर स्टोरी हो सकती है। मैं तो, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे जो जितने भी भाई बहन है ना, वो सारे ऐसे शोज़ देखते हैं, बच्चे वाले शोज़, जिनमें वो बड़े बड़े उम्र के लोग हैं, वो सारे बच्चे ही है, और वो शो भी वैसे ही बनाते हैं, वीडियो भी वैसे ही बनाते हैं सारे। आई थिंक एक चैनल है एंग्री बर्ड नाम से, तो वो बहुत सारे हॉरर स्टोरीज लाते हैं। एंग्री बर्ड, नहीं, एंग्री बर्ड बोला, हंग्री बर्ड बोला, हंग्री बर्ड है शायद, और परी नाम से भी है। तो ये जो चैनल है, ये बच्चों के चैनल है सारे, ठीक है। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, वो सब देखते हैं ये चैनल, और इनको बड़ा मज़ा आता है ये चैनल के वीडियोस देखने में। और ये लोग कहानियाँ बताते हैं, हॉरर स्टोरीज बताते हैं, अच्छी बताते हैं वैसे, कई बार बहुत अच्छी बताते हैं। तो कई बार मैं देखता हूँ, और एक्चुअल में नोटिस करता हूँ कि यार बच्चे कितने इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हैं। वो 4 बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं है वो, 40-50 साल की उम्र है उनकी, फिर भी बच्चे उन्हें देख रहे हैं। कुछ तो बात होगी, मिलियंस में व्यूज़ हैं उनके वीडियोस में, तो कुछ तो बात होगी। तो कहीं ना कहीं वो भी स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं। तो तुम्हें समझना चाहिए इन चीज़ों को, कि क्या, किस लेवल की स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। बड़े लोगों के सामने स्टोरी टेलिंग थोड़ी अलग तरह की होगी, है ना। किसी बिल्कुल लॉजिकल पर्सन के सामने बैठे हो, उसके सामने स्टोरी टेलिंग अलग तरह की होगी। उसके सामने तुम्हें फैक्ट्स रखने पड़ेंगे, उसके सामने तुम्हें रिजल्ट रखने पड़ेंगे, कि भाई रिजल्ट, ये बड़ा रिजल्ट आया, ये अपॉर्चुनिटी थी, और ये हमने फाड़ा। तुम किसी बंदी के सामने होंगे, वहाँ पे चीज़ें इमोशनल हो सकती हैं, तुमने फील क्या करवा रहे हो, राइट। तुम्हारी स्टोरी टेलिंग फीलिंग पे ज़्यादा बाइज्ड होगी। इन जनरल स्टोरीज तो इमोशनल होती है, इमोशंस तो फील कराने ही पड़ते हैं, बट एंड रिजल्ट, आफ्टर मैथ कहाँ पे जा रहा है, वो उसकी बात हो रही है। तो आप 1 महीने का अपना एक स्किल स्टैक बना सकते हो। सिर्फ 4 चीज़ें आपने अप्लाई करी, 4 थिंग्स ओनली, ओनली। भाई तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 4 भी बहुत है। तुम 2 ही अप्लाई करो ना, 1 महीना 2 ही अप्लाई करो, बहुत है। पर 4 चीज़ें तुम कर सकते हो तो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों में फोमो होता है, या फिर पता नहीं, वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं अलग अलग तरह के, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ बहुत ही फ़नी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बोला जाता है ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी होता है।
कि लोगों को नई नई चीज़ें ऐड करने की बड़ी इच्छा रहती है, हालांकि वो उसमें इम्प्रूव नहीं करते। तो आप अप्लाई करके देखो और 1 महीना करके देखो बस, और फिर 2 महीना, फिर 2 महीने में फिर लेवल बढ़ा दो अपना। और ऐसे करते करते आप अपने 6 महीने वाले शख्स को भी इमेजिन कर लोगे। लेकिन शुरुआत में 6 महीने वाले शख्स को इमेजिन मत करना। अभी इस टाइम पे अपने 6 महीने वाले शख्स को इमेजिन मत करना। ऐसे मत देखना कि भाई मैं तो बिल्कुल संदीप महेश्वरी लेवल पे जाऊंगा, बिल्कुल स्टेज पे जाकर के चिल्ला रहा हूँगा, बिल्कुल हाहाकार मचा रहा हूँगा, लोगों को बोल रहा हूँगा ये आसान है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अभी तुम्हें रियलिस्टिकली जानना होगा कि मैं 1 महीने में कहाँ पहुँच रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें आइडिया मिलेगा खुद का। अभी तुमने अप्लाई नहीं किया अगर इन चीज़ों को, इन स्किल्स को अप्लाई नहीं किया लाइफ में, तो तुम क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है, क्या तुम्हें पता चलने वाला है कि 6 महीने में मैं तो बहुत बढ़िया बन गया। तुम जब तक बाहर से ले रहे हो, तुम विन जियांग को सुनते होगे, अच्छे, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे बंदे हैं। एक और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, जोसेफ जार नाम से एक चैनल है, ठीक है। बहुत सारे चैनल है यार, मेरे दिमाग में तो एकदम से 10-10 नाम आ रहे हैं, फिर एक भी सिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। इवन मैं पॉडकास्ट बहुत सारे देखता हूँ, तो उन पॉडकास्ट में भी कुछ कुछ बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स आते हैं उनमें, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे क्यू से रिलेटेड बताते हैं, कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड बताते हैं बहुत सारे जो पॉडकास्टर होते हैं। कुछ कुछ लोग CIA CBI इससे रिलेटेड भी होते हैं, तो फिर वो लोग भी जब आपको बताते हैं आइडियाज़ और उनके बात करने का तरीका, लहजा, कोई आर्मी जनरल हो, कुछ हो, तो उनका तुम्हें वो लहजा दिखता है। कोई बहुत ज़्यादा केयरलेस होंगे, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, कोई किसी की टोन ही वैसी होगी कि ऐसा लग रहा है कि भाई कोई डरावनी मनहूस सी यादें आपके दिमाग में आ रही है। तो आप जब इन लोगों को नोटिस करते हो और जब आप इनको एक्चुअल में फोकस करते हो, तो आपको समझ में आता है, ठीक है, कि ये किन चीज़ों में अच्छे हैं और ये क्या फ्रेमवर्क्स अप्लाई कर रहे हैं उन चीज़ों को फील करवाने में। फिर आप वहाँ से चीज़ों को ले करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है ना। अभी हाल फिलहाल के लिए कोई 4 चीज़ें, मैक्स 4, देखा जाए तो करना चाहिए सिर्फ 2। दो कोई चीज़ें पकड़ो और 2 को अप्लाई करो बिल्कुल रिगोरसली, कंटिन्यूसली, बिना रोके, ठीक है, और तभी आप देख पाओगे। तो या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रेजोनेंस, आर्टिकुलेशन, और आगे चल के वीडियोस आएंगे, बहुत ज़बरदस्त तगड़े वाले वीडियोस आएंगे जिनको देख कर के मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी ऑलरेडी, ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। तो ये इस पे अभी मैं बात करने वाला हूँ, इस पे मैं आगे बात करने वाला हूँ कि ये क्या होने वाला है। पूरा आपका जो पैटर्न होगा, आपका वीकली प्लान होगा, वो किस तरह का हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि इस लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करना, कि इन 6 के 6 सेक्शंस में इम्प्रूव करना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही बोलता हूँ कि कभी भी 1 या 2 ही चीज़ें अच्छी होती है। अगर आप कभी भी देखो, ये एक कोट है, हर कोई बोलता है कि अगर आपको जल्दी जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे जल्दी जाना है, तो कम से कम सामान रखो अपने पास में, राइट। भारी वाहन आपको ज़्यादा तेज़ी से नहीं पहुंचा सकता, और सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए उसी स्पीड के साथ में, तो इसलिए कम सामान चाहिए। मतलब कि एक गोल पे फोकस्ड होके आगे बढ़ना, वो आपको जल्दी पहुंचा देगा, उस गोल में अच्छा बना देगा, ठीक है। तो वैसे आपको सोचना पड़ता है। तो हम इसी तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगे चीज़ों को कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें ऑटोमेजिकली चीज़ें ऐड हो रही है, जुड़ रही है, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा आपको वीकली प्लान दिख रहा है, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ये सारी चीज़ें जो दिख रही है आपको, भाई अप्लाई होगी, और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देंगे हम इसको, बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि मज़ा आ जाएगा, मतलब ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इतना ही करेंगे, मतलब टेंशन नहीं रहेगी भाई। और ये 6 महीने वाला प्लान, ये तभी हम देख पाएंगे जब हमने इन चीज़ों को एक्चुअल में 1 महीने के लिए, 1 मंथ, स्टार्टिंग के 1 मंथ में अगर हमने सही से अप्लाई कर दिया इन चीज़ों को, उसके बाद ही हम 6 महीने का सोच सकते हैं। 6 महीने वाले पे अभी से नहीं सोचना है ना। तो ये बस मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपके लिए इसलिए लिख दिया ताकि आप में से हो सकता है कोई हो जो कि स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और चाहे तो फिर यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर आप इस एंड तक इस वीडियो में रुके हुए हो, तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये 6 महीने वाला प्लान दिख गया है ना।
अगर आप में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को पहले ही छोड़ चुके हैं या फिर आगे तक के देख ही नहीं पाए या यहाँ तक के नहीं देख पाए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है, नहीं है कि ये क्या है। और इन सब पे बात होने वाली है गाइस, डीप में जाने वाले हैं हर एक चीज़ पे। तो यहीं पर ही ये सेशन मैं ख़त्म करना चाहूँगा गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। मैं बस एक इंट्रो देना चाह रहा था इस चैनल का कि ये चैनल कहाँ लेकर जाना चाह रहा हूँ मैं, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। ये ट्रेन अभी बस शुरू हुई है, इंजन अभी जस्ट जुड़ा है। हमने बस आपको क्या वो वंदे भारत ट्रेन है, नहीं वंदे भारत ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन सीधे बोलेंगे हम, बुलेट ट्रेन ज़बरदस्त ट्रेन होती है। तो वो ट्रेन हमने आपको दिखा दिया, आपको हमने पूरा व्यू आपको दिखा दिया सारा कि क्या कैबिन होने वाले, क्या होने वाला है, सब कुछ जुड़ गया है, सब कुछ हो गया है, सर्विसिंग हो गई। अब ये ट्रेन भागने के लिए तैयार है प्रिसीजन के साथ में। और अगर आप इसी राइड में जुड़ना चाहते हो तो ध्यान में रखो, ये कोट है कि कीप इट सिंपल बिल्ड इट बोल्ड। अपने आप को बिल्कुल बोल्ड फील करवाना है तो चीज़ें सिंपल रखो, सिंपल ही रखना है चीज़ें। मैंने इसीलिए इस पूरी वीडियो में, हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो तुम्हें ऐसा लग रहा हो भाई, अच्छा हो सकता है ज़्यादा ना मिला हो या तो कम मिला हो, आपकी अपनी मर्जी किस तरह से आप सोच रहे हो। अभी मैंने इतना बोल लिया तो उसके कारण मेरी आवाज़ खुद अभी फट रही है इस लेवल में फट रही है, मतलब 1 घंटा ये एक तरह से मेरी मैक्स लिमिट अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पानी की ज़रूरत तो पड़ ही रही है भाई, है ना। तो हाँ, ये इस तरह से आप समझते हो चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ों को हम सिंपल रखेंगे, प्रिसीजन की तरफ बढ़ेंगे। रॉ वीडियो था, रॉ वीडियो मैंने एज इट इज़ डाल दिया, कोई कट नहीं कुछ नहीं। अगर आपको बढ़िया लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, इस जर्नी के साथ में जुड़ते हैं और आगे भी इसी तरह से वीडियोस आते रहेंगे, धमाकेदार वीडियोस आएंगे। अभी बस मैंने ये शेड्यूल बनाया कि भाई मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, मैं शनिवार को डालता हूँ और अभी मैं वीडियो एक्चुअल में बना रहा हूँ। तो अभी ये वीडियो जाने वाला है एक, अनफॉर्चुनेटली रविवार को अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है। रविवार क्योंकि लग गया, अभी आप देख सकते हो 1:06 हो रहा है, रात के 1:06, जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। बाय बाय दोस्तों, ओके। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो चीज़ें यहाँ पे बताई है उनमें से कुछ चीज़ों को अभी से अप्लाई करना शुरू करो। तुम्हें नहीं पता तुम किस लेवल पे आगे बढ़ने वाले हो। वो लो बैटरी हो गई, लो बैटरी हो गई, मैंने मोबाइल डिवाइस का नाम गलत रख दिया। खैर, ओके, बाय।